हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। एक्चुअली गाइस, मुझे कुछ बताना है, वो ये कि माय मेट इज़ नॉट ड्रैगन सीज़न 2 जिसे आज मैं कंप्लीट कर रही हूँ, उसे 1 साल कंप्लीट हो चुका है। 1 साल पहले वो स्टोरी मैंने चालू की थी और मैंने उसे तब से अब तक फिनिश ही नहीं किया था। फाइनली इतने सारे कमेंट्स आने के बाद लास्टली मैं उसे अपडेट करके और फिनिश कर दे रही हूँ। आई होप आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं कराया होगा। और हाँ, इसका वन शॉट बना करके मैं कल अपलोड करूँगी, तो आप लोग कल इसका पूरा वन शॉट एक बार में पूरी स्टोरी सुन सकते हैं। पूरे एपिसोड्स को बार बार आपको नहीं सुनना होगा, और जो मैं स्टार्टिंग में बातें करती हूँ वो भी आपको नहीं सुननी होती है। उसमें आप सीधा उसमें स्टोरी जान सकते हो, पूरा स्टोरी एक बार में सुन सकते हो स्टार्टिंग से एंड तक। कोई रोक टोक कुछ भी नहीं होगा, उसमें सारे पार्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं। वो बेस्ट वे है एक स्टोरी को पूरा कम्प्लीटली सुनने का, तो आप वहाँ से भी सुन सकते हो। और लास्ट एपिसोड तो मैं बता ही रही हूँ। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो स्टोरी जैसे 1 साल हो चुका है और मुझे वो पूरी तरीके से याद नहीं है। जितना मुझे याद है मैं उतनी अपनी मेमोरी से रिकॉल करके उसको फिनिश करने वाली हूँ। एटलीस्ट फिनिश कर दूँगी मैं। और अगर मेरा हुआ बाद में कि हाँ ये स्टोरी मुझे खाली खाली सी लग रही है, अगर मुझे लगी तो मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा एपिसोड लेकर आऊँगी। लेकिन अगर मुझे खाली लगी तो ही मैं लेकर आऊँगी, अदरवाइज़ उसका कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि लाना है मुझे। सो फाइनली इसके लास्ट एपिसोड को हम स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्टिंग में ही मैं सॉरी बोल देती हूँ क्योंकि मुझे स्टोरी पूरी तरीके से याद नहीं है, तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊँ। और मैं इसको सीधा हमारे वंशन से लाकर वंशन पे ख़त्म करने वाली हूँ। अदर कैरेक्टर्स को जो बोलोगे ना कि आपने उन कैरेक्टर्स को कहाँ छोड़ दिया, जैसे कि फैंशिंग और काय, उनका क्या हुआ, उनकी स्टोरीज नहीं बताई आपने। और शाओबाओ का क्या हुआ, यानी फेई का क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो सवाल मत करना। वंशन से स्टार्ट करके वंशन पे ख़त्म करूँगी। अगर मेरा मन हुआ तो मैं एक्स्ट्रा एपिसोड्स लेकर आऊँगी और उसमें उनकी स्टोरी बता दूँगी मैं। वंशन के साथ में वंशन के पेरेंट्स और उनके जो इतने सारे कज़न्स हैं विंग के, उन सब की स्टोरीज़ को कवर अप करने में मुझे लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, मेरा गला बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो रखा है, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे दर्द हो रहा है अपने गले में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। चलो तो अब अपनी बकवास को साइड रख करके मेन स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी मेन स्टोरी जिसका आप सबको इतना इंतज़ार था उसको स्टार्ट करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है विंग से। विंग जो सुबह जागता है क्योंकि वो ठीक से सो नहीं पाया था। जो भी उसके साथ हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जागने के बाद उसने अपने सामने लान वांगजी को देखा। लंजा उसके सामने ही है, पर विंग को कल रात ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसे तो कुछ तो किया है। वो कहीं और था, कोई सपना था या हकीकत उसे नहीं पता, पर बहुत अजीब सी चीज़ थी। पर ये सारी बातें वो लंजा से नहीं कहता है। लंजा विंग का ख्याल रख रहा था और हाओरेन भी अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। विंग ठीक तो हो गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। ना किसी से ज़्यादा बातें करना, ना किसी से हंसना मुस्कुराना, बस चुपचाप रहना, वो सारी चीज़ें होने लगी थी उसके साथ में। दिन यूँ ही गुजर रहे थे जिसमें बस विंग यूँ ही अकेला मासूम सा गुमसुम बैठा रहता था। उसे ना तो कोई होश था और ना कुछ और उसके हाथ में था, कुछ भी नहीं हो रहा था उससे। विंग वांगजी के साथ तो रहता था, उसके पास तो रहता था, पर उसके दिल तक शायद नहीं पहुंच पा रहा था। दूसरी तरफ लंजा, वो भी विंग को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर विंग को हुआ क्या है। क्या वो बीमार है या फिर वो बुरा महसूस कर रहा है। इसलिए जब विंग कुछ दिनों तक ना तो कुछ बोलता है और ना ठीक से कुछ खाता पीता है, तो वांगजी विंग के पास जाकर उससे सवाल करता है, वी क्या तुम्हें अब मैं पसंद नहीं हूँ? मतलब ये कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मुझसे शादी करने का, इसलिए तुम इतना परेशान रहने लगे हो। पर विंग का रिएक्शन कुछ भी नहीं था। उसने बस अपना सर वांगजी की तरफ एक बार मोड़ा और फिर बाद में वो सर दोबारा से सामने देखने लगा। वांगजी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था जो भी कुछ ये हो रहा है। वांगजी वहाँ से निकल गया अपनी मदर को कुछ बताने के लिए, ताकि वो उनसे सवाल कर सके और पूछ सके कि आखिर चल क्या रहा है। वांगजी उस राज्य का एम्परर है,
इसके बावजूद भी उसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता है और वो कंट्रोल भी नहीं कर पाता। दूसरी बड़ी बात ये थी कि उसे बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी। उसके राज्य में बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं और अजीब सी बीमारी का शिकार हो रहे हैं जिसका ना तो कोई इलाज मिल रहा है और ना ही बीमारी की जड़ का कोई पता लगा पा रहा है। उन्हें मालूम ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है लोगों के साथ में और ये क्यों हो रहा है। इस बात से वांग जी परेशान था और दूसरा अपने घर में ही चल रही इस मसले से भी वो परेशान था जो कि विंग के साथ हो रहा था। पहले तो वो विंग के पास आकर हर एक चीज़ को भूल करके अपना माइंड शांत कर लेता था और बाद में अपनी परेशानियों का सलूशन निकाल लेता था, लेकिन अब वो कर ही नहीं पा रहा था। कमज़ोर होता जा रहा था वांग जी खुद भी। देखते ही देखते उस बीमारी का शिकार महल भी होता जा रहा था। इसी के बारे में वांग जी वो अपनी माँ से बात करने गया था। महारानी और वांग जी दोनों साथ में विंग के पास आ रहे थे विंग से पूछने के लिए कि आखिर उसे हुआ क्या है। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो दरवाजे पर खड़ा होकर वांग जी कुछ बातें सुनता है। तो मेरी बात समझ गए हो ना? विंग की आवाज़ आती है। समझ गया हूँ मैं, जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा, जो आप कहोगे मैं वही करूँगा। शाहबाव की आवाज़ फिर आती है। तो ठीक है, अभी मेरे साथ चलो यहाँ से, हम लोग अब यहाँ और नहीं रह सकते। विंग वहाँ से खड़ा होकर बोलता है, जी मैं आपके साथ चलूँगा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, हम अब यहाँ नहीं रह सकते। वांग जी दरवाज़ा खोलता है और विंग को वहीं पाता है। शाहबाव जो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर महारानी और वांग जी दोनों थे। वांग जी वहाँ आकर शाहबाव की कॉलर को पकड़ के उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है कि शाहबाव की हिम्मत कैसे हुई विंग के साथ ऐसा कुछ करने की। विंग दूसरी तरफ जैसे ही देखता है वो वांग जी के हाथ को पकड़ के उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। वांग जी ज़मीन पर गिर गया था क्योंकि वो विंग के ऊपर हमला नहीं कर सकता। विंग अपनी उंगली उठाते हुए वांग जी की तरफ कहता है, खबरदार तो तुमने शाहबाव को हाथ भी लगाया, उसे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे पूरे राज्य को बर्बाद करने की शक्ति है हम लोगों के अंदर, इसलिए हम लोगों से दूर रहना। ऐसा बोलकर विंग पीछे मुड़ता है और शाहबाव को वापस से उठाता है। शाहबाव विंग से कहती है, विंग तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, और वो मेरा कोई नहीं लगता, जो हो आप हो मेरे, हमें अब यहाँ से चलना है, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। विंग और शाहबाव दोनों वहाँ से निकल रहे थे क्योंकि विंग आगे लेके जा रहा था उसे, पर वांग जी जिसे कुछ तो अलग महसूस हो रहा था इसलिए वो आगे आता है। विंग का हाथ पकड़ के बोलता है, विंग तुम नहीं जा सकते, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। विंग वह अपना हाथ वांग जी से छुड़ाता है और बोलता है, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरा पीछा मत करना। विंग की आंखें एक बार भी नहीं झपकी थी ये सब बोलते हुए, बस वो बोलता जा रहा था। और जैसे ही वांग जी के सामने विंग बोलना ख़त्म करता है उसके चेस्ट पर बहुत ज़ोर से विंग हिट करता है कि वांग जी पीछे जाकर गिरता है। महारानी विंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं रोक पा रहे थे। हाओरन और उसका हस्बैंड वो भी वहाँ आए थे, वो लोग भी विंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं रुका, वो उन्हें भी मार कर वहाँ से निकल गया। इसके बाद लगभग 1 महीने के बाद का सीन होता है जहाँ पर सब लोग परेशान थे। विंग को बुरी तरीके से ढूंढा जा रहा था। वांग जी खुद भी विंग से पूरी बात जानना चाहता है कि आखिर ये सब क्यों विंग ने किया उसके साथ में, क्यों वो उसी के गुरु माँ के साथ चला गया, जबकि ऐसा कुछ तो उन दोनों के बीच में नहीं था ना। वांग जी को तो पहले से ही लग रहा था कि शाहबाव में कुछ गड़बड़ है, पर उसे ये समझ नहीं आया था कि क्या गड़बड़ है, इसलिए उसने किसी को बताया नहीं था। पर अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया है तब बताने का फ़ायदा ही क्या है। सब जगह ढूंढने के बाद भी उन्हें वो लोग नहीं मिले, बल्कि उनके महल के अंदर की जो कंडीशन है वो भी ख़राब होती चली गई। लोग उसी एक अजीब सी बीमारी का शिकार बन रहे थे जिसमें वो किसी मानसिक बीमारी के शिकार हो रहे थे, जिसमें वो इंसानों का ही खून पीने की कोशिश कर रहे थे। जिस इंसान को वो बीमारी लग जाती थी उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता था ताकि वो दूसरे लोगों को काट करके अपने जैसा इंसान ना बना ले। ये बीमारी ऐसी थी जिसमें एक किसी को काटा तो वो उसी की तरह बन जाएगा।
और उन्हें रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी भाषा में कहें तो ज़ॉम्बीज़ की तरह वो लोग बन गए थे। बड़ी भयानक कंडीशन थी। महल के अंदर भी बहुत लोग थे जो इस बीमारी का शिकार थे। हावरन जो खुद भी उस चीज़ का शिकार हो गया था, और इस चीज़ को देख कर ना काओशिन को बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। उसे अपने बिलव्ड को कमरे में बंद करना पड़ा, और इस चीज़ के लिए वो कभी भी तैयार नहीं था। महल भी इस चीज़ का शिकार हुआ, सब लोग इस चीज़ का शिकार हुए, लेकिन उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला इस चीज़ का। दूसरा, वो बिचेस जो थीं वो अपना एक्सपेरिमेंट जारी रख रही थी, सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्हें पावरफुल बनना था, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना था उन्हें। वो जितना पावरफुल बनेंगी उतना ही ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा वो कोशिश करेंगी उतना ही उनको और भी बेनिफिट मिलेगा। यही सोचते हुए वो लोग लगे हुए थे इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, और फाइनली उनका एक्सपेरिमेंट काम कर गया था। लोग दानव में परिवर्तित हो गए थे, लोग एक दूसरे को काट रहे थे और अपने जैसा बना रहे थे। बड़ी अजीब सिचुएशन है, लेकिन अब इस चीज़ को उन्हें सॉल्व करना था ताकि उन्हें असली ताकत मिल सके। असली ताकत उन्हें वैसे ही मिलेगी, इसलिए उन्होंने शाओबाओ और विंग दोनों के खून को मिलाया। लेकिन ये चीज़ काफ़ी नहीं थी, उन्हें इन लोगों से जुड़े हुए इंसानों को यहाँ लाना होगा। विंग से जो भी ज़्यादा करीब इंसान था उन लोगों को वहाँ लाना ही होगा। विंग से ज़्यादा करीब कौन है ये जाना शाओबाओ से। शाओबाओ जिसे पता है विंग के ज़्यादा करीब है उसका हस्बैंड वांग जी और उसके माता पिता, तो वो उन तीनों को वहाँ पर लेकर आए थे, और इस चीज़ की जानकारी उन तीनों को नहीं थी। रात में उन्हें उठाकर लाए और दिन के समय वापस रखा है। रात की प्रोसेस में उन तीनों का खून भी उन दोनों के खून से मिलाया गया था, मतलब शाओबाओ और विंग के खून से, और वहाँ पर एक रेड कलर का जेम अपने आप बन गया था। वो जेम दिखने में बहुत खूबसूरत था और उन तीनों के ब्लड से बना हुआ था, और मतलब पांचों के ब्लड से बना हुआ था, और इसलिए उनमें एक अलग ही चीज़ नज़र थी, एक अलग ही चीज़ थी। वो ये कि वो सब लोग अलग अलग चीज़ों में क्रिएट होते जा रहे थे। शाओबाओ जिसे पता नहीं क्या हुआ, उसे झटके पे झटके लगे और वो एक बिच में कंप्लीट हो गई। वो एक बिच नहीं थी, पर वो एक बिच बन गई उन लोगों की तरह। बिच यानी ये वही डायन वैसा। दूसरी तरफ वांग जी जो एक अलग क्रिएचर में बदला, और वो बदलते के साथ में ही उसके दांत का आकार भी बदल गया। दूसरी तरफ विंग वो खुद भी बदल गया, वो खुद भी उसी तरीके का क्रिएचर बना जिस तरीके का क्रिएचर वांग जी बना था। फिर था उसका मॉम विंग का, वो भी विंग की तरह बना, पर विंग का डैड वो अलग था। वो एक स्नेक बना, पता नहीं कैसे, पर वो स्नेक कैसे बना ये उसे नहीं पता। साथ ही उस रेड जेम के आकार से कुछ और भी रोशनी निकली थी। वो रोशनी निकलकर विंग के अंदर जा बसी, पता नहीं वो क्या थी, पर वो रोशनी उसके अंदर जा बसी। फिर बाद में उन लोगों को वापस भेजा गया। सब कुछ अब थोड़ा ठीक होने लगा था, क्योंकि अब शादू ने इलाज मिल गया था इस चीज़ का। वो था उसका सोर्स। ये बीमारी फैली थी पानी के ज़रिए, तो उन लोगों ने पानी को ही बंद कर दिया। लेकिन जो लोग बीमार हो गए हैं, जो लोग इस बीमारी का शिकार हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जाए। वांग जी के साथ बहुत अजीब हो रहा था। उसे जहाँ भी ब्लड दिख रहा था उसे उस चीज़ को ऐसे अपने अंदर सक करने का मन करता था। लेकिन दूसरी हैरानी की बात यह थी कि वो खुद को कंट्रोल कर पा रहा था। इसलिए सबको लगा कि वांग जी का जो खून है वो सब लोगों को ठीक कर सकता है। सेम हावरन और काओशिन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए वो लोग भी अपना अपना ब्लड देते हैं सब लोगों को, और इस चीज़ से सब लोग ठीक होते हैं। पर वो पहले जैसे इंसान नहीं रहे, उनके अंदर बदलाव बहुत ज़्यादा आ गया था। वो लोग अलग ही चीज़ में तब्दील हो गए थे। उन लोगों ने अपनी पुरानी बुकों में पढ़ के देखा, पुरानी जो ऐतिहासिक किताबों में जांच पड़ताल की, तो पता चला कि जो भी जीव वो बन गए हैं उसे वैम्पायर कहा जाता है, जो लोगों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। लेकिन ये लोग अपने कंट्रोल में थे। पर वांग जी जिसका टेम्पर बिल्कुल लूज़ हो चुका था, उसके कंट्री में इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं
उसके एम्पायर में इतनी सारी बीमारियां भी फैली और लेकिन उसे विंग नहीं मिला। पता नहीं विंग का क्या होगा, कहाँ होगा, वो क्या कर रहा होगा विंग, उसे नहीं पता। दूसरी तरफ विंग जिसके अंदर वो रोशनी थी, वो रोशनी धीरे धीरे किसी चीज़ का आकार लेती जा रही थी। विंग जो अपने होश में नहीं था पर धीरे धीरे वो होश में आता जा रहा था। जिस दिन उस रोशनी ने एक इंसान का आकार लिया, उस दिन विंग ने भी अपनी सारी कॉन्शियसनेस गेन कर ली। और जैसे ही ये हुआ वैसे ही विंग उस एक इंसान को, उस जो छोटी सी लड़की बनी थी उस एनर्जी से, उसे लेकर वो भागा। वहाँ से सीधा भागकर वो महल के सामने आया। महल के सामने आकर वो अंदर जाने वाला था, तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया और उसे पीछे से पकड़ लिया। इसके साथ ही वो जो एनर्जी उसके हाथ में थी, रोशनी उसके हाथ में थी, वो नीचे गिर गई और विंग को वहाँ से दोबारा वो लोग वापस ले आए। उन्हें जैसे पता चल गया था कि विंग भाग गया है। दूसरी तरफ वांग जी को अलग ही एहसास हुआ कि विंग उसके आसपास है। वांग जी उस डायरेक्शन में भागा जहाँ उसे ये लग रहा था कि विंग उसके पास है, क्योंकि वांग जी और विंग का ब्लड रिलेशन बन गया है। उनकी शादी का एक पड़ाव ये भी था कि उन्हें एक दूसरे के खून से एक दूसरे के खून को मिलाना है, ताकि उनका जो रिश्ता है वो अनब्रेकेबल हो जाए। और ये शादी का लास्ट पड़ाव होता है। इसके बिना वांग जी के एम्पायर में शादी नहीं मानी जाती। इसका मतलब होता ही नहीं है कि उन्होंने शादी की है। चाहे तुम हेवन अर्थ के बोझ लो, एक दूसरे के साथ में बहुत सारी कस्में खाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक ये रिचुअल नहीं होता तब तक उनकी शादी ही नहीं है। इसलिए विंग को वांग जी अपने आसपास महसूस कर पाया था। जब विंग उसके आसपास था, वांग जी उस जगह आता है जहाँ से विंग को ले जाया गया। वहाँ आकर उसे बस एक छोटा सा बच्चा दिखता है। जिस बच्चे को वो उठा लेता है अपने हाथों में। उसे देखकर ही वांग जी को अपनापन महसूस हो रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उस बच्ची में वांग जी का ब्लड था। वांग जी उस बच्ची को अपने साथ लेकर तो आ गया, पर उसकी देखभाल करना उसके बस की बात नहीं थी। पर वांग जी के पेरेंट्स उसकी देखभाल कर रहे थे। वांग जी के पेरेंट्स कोई वैम्पायर नहीं थे। वो लोग सादा सिंपल कल्टिवेटर्स थे। समय के साथ उनकी डेथ होना तय था। उनकी डेथ ज़रूरी होगी, ये बात तय थी। समय बीता, कई साल गुजरे और वो बच्ची जो थी छोटी सी, वो 5 साल की हुई। मतलब विंग को गायब हुए 5 साल हो चुके हैं। विंग जिसे अभी भी बंद करके रखा गया था और उसे बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। वो जब भी होश में आता था फिर से उसे बेहोश कर दिया जाता था, क्योंकि जो बिचेस थी उनकी पावर गेन की जो भी ख्वाहिश थी वो और बढ़ गई थी। जितनी पावर उन्हें ये सब तहलका मचाकर मिली थी, उससे ज़्यादा पावर होनी चाहिए थी। शाओबाओ को भी उन्होंने बंद करके रखा था। शाओबाओ जो खुद भी एक बिच बन गई थी, उसे भी वहाँ पे रखा गया था। दूसरी तरफ लांग त्सचेन जो एक वैम्पायर नहीं थे, वो भी दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। लांग त्सचेन को देखकर वांग जी ने कोई एक चीज़ सोची कि कैसे लांग त्सचेन को उसकी तरह बनाया जा सके, क्योंकि वांग जी की ना तो उम्र बढ़ रही थी और ना ही कुछ और हो रहा था, बल्कि वो दिन ब दिन पावरफुल होते जा रहा था। उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी बढ़ रही थी और उसके पास डार्क एनर्जी इस्तेमाल करने की सही टेक्निक्स भी आ रही थी और वो उन्हें इस्तेमाल कर भी पा रहा था। उसने अपने माता पिता को तो इन 5 सालों में खो दिया, पर अब वो अपने भाई को नहीं खोना चाहता था। वो टेक्निक सिंपल थी, बहुत सिंपल, बेसिक सिंपल, कि उसके ब्लड को उसके भाई के बॉडी से जोड़ना होगा। अपने ब्लड को सीधा अपनी रिस्ट काट कर अपने भाई को पिलाना होगा। उसे पता था उसका भाई डायरेक्टली तो ये चीज़ें नहीं करेगा, तो वांग जी ने सचिन को ट्रिक किया और ट्रिक करके उसे वो चीज़ पिलाई। कैसे पिलाई ये तो वांग जी ही जाने। और सचिन सच में वैम्पायर में टर्न आउट हुआ और वो बिल्कुल वांग जी की तरह बना। सालों बाद विंग जिसे होश आया, पर उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि वो होश में नहीं है, जैसे कि वो बेहोश है। ऐसा नाटक किया उसने, और वो करने के बाद वहाँ से विंग भाग गया। उसने शाओबाओ को देखा था, वो वहीं थी, पर उसने शाओबाओ को अपने साथ नहीं लिया। विंग भागकर उस राज्य में वापस आया जहाँ वांग जी था। वांग जी विंग से मिला, मेन गेट पर मिला। विंग वहाँ पर दरबार में जाने के लिए चिल्ला रहा था, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मुझे लंजा से मिलना है, मुझे महाराज से मिलना है, उन्हें बाहर बुलाओ।
पर वो गार्ड्स विंग को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, बल्कि एक गार्ड अंदर गया और उसने कहा कि कोई है जो आपको लंजा लंजा कहकर बुला रहा है। वांग जी के दिल में फिर एक बार वो सालों पहले खो गई उम्मीद उमड़ कर आ गई थी कि क्या विंग आया है। विंग कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो जिंदा है और आ गया है, यही वांग जी के लिए काफ़ी है। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ यही थी उसके लिए। वांग जी अपना दरबार छोड़कर बाहर आता है, जहाँ उसे सच में विंग दिखाई देता है, जो कि बहुत मुश्किल से पहचाना जा पा रहा था, पर वांग जी उसे पहचान गया। उसका वो कनेक्शन विंग से जुड़ा हुआ है। वांग जी विंग के पास गया, उसे गले लगाया और उससे पूछा, तुम कहाँ थे इतने सालों तक? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ ये कुछ हो जाएगा। मैं क्या हुआ विंग, बोलो ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं पर विंग आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। शायद वो नहीं बता सकता कि वो कहाँ था। विंग कहता है, क्या मैं लिखकर बताऊँ कि मैं विंग कह रहा था कि मैं लिखकर बताऊँ कि मैं कहाँ था, पर वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वांग जी कहता है, हाँ तुम्हें जो बताना तुम मुझे बता सकते हो, पर पहले तुम अंदर चलो। तुम कहाँ थे? तुम ठीक तो हो ना? तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया? तुम्हारी आंखें कितनी नम पड़ गई हैं, ऐसा लगता है बहुत दिनों से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। तुम्हारा वज़न भी कितना घट गया है, तुम्हारे तो बोन्स भी दिखाई देने लगे हैं। विंग को वांग जी अंदर लाता है और उसे शावर लेने के लिए कहता है। विंग बात लेकर जब वापस आता है तो वांग जी उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाता है। अब तक वांग जी ने यह नहीं जाना था कि वो कहाँ था और किसके साथ था। फाइनली वांग जी पेपर और इंक मंगाता है और ब्रश से विंग लिखना चालू करता है, पर विंग जो भी लिख रहा था वो मिटता जा रहा था। वांग जी कहता है, ये स्याही क्यों मिटती जा रही है? ये इंक मैंने खुद इस्तेमाल की है, ये मिटने वाली नहीं है। विंग कहता है, मिटने वाली नहीं है, पर शायद उन लोगों ने कुछ तो किया है जिसकी वजह से मैं तुम्हें नहीं बता पा रहा हूँ कि आखिर मैं था कहाँ और किसके साथ था। लंजा, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें? मैं तो लिख भी नहीं पा रहा हूँ, और मैं जो भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम वो देख पा रहे हो? वांग जी कहता है, मुझे तो तुम्हारे हाथों की दिशा भी सही से समझ नहीं आ रही है, किस दिशा में तुम हाथ घुमा रहे हो। इसका मतलब उन्होंने कुछ किया है, उन लोगों ने बहुत कुछ किया है लंजा। मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो लोग मुझे फिर से पकड़ के ले जाएंगे। क्या वो लोग मुझे फिर से विंग कह रहा था क्या वो लोग मुझे फिर से उस जगह पर बंद कर देंगे, पर कुछ शब्द थे जो विंग नहीं बोल पा रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें कोई नहीं ले जा पाएगा। मैं इस पूरे एम्पायर का, इस पूरे किंगडम का किंग हूँ, मेरे सामने किसकी हिम्मत है? और अब मैं पहले से ज़्यादा पावरफुल हूँ विंग, कोई नहीं ले जा पाएगा तुम्हें। तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। हाँ लंजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग कर आया हूँ। इतने सालों तक उन लोगों ने मुझे वहाँ रखा था, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। तुम्हें पता है वहाँ पर भी थी और वो वहाँ पर है। पता है उन लोगों ने किया और वहाँ पर लाए थे और किया था और फिर वो सब हुआ। तुम जो भी कह रहे हो विंग, मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, पर मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि बहुत कुछ गलत हुआ है। क्यों ना ऐसा करूँ, मैं तुम्हें बोल के दिखाऊँ, तुम मुझे बताना कि क्या उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। हाँ लंजा, क्या वो लोग तुम्हें यहाँ से अगवा करके ले गए थे? हाँ लंजा, हाँ बिल्कुल हाँ। क्या ये सब शाहबाव ने किया है? हाँ लंजा बिल्कुल। तुम समझ गए। हाँ। क्या उसके साथ और भी लोग हैं? हाँ। वो लोग कौन है? वो लोग बिच हैं, ऐसा वो बोल रहा था, पर वो बीच का शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा था। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे होंठों की दिशा भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। फिंग, मुझे छोड़कर अब मत जाना। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बहुत सूनी सूनी सी लगने लगी थी। फिंग कहता है, लंजा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता, कभी भी नहीं। विंग, तुमने उस दिन मुझे धक्का दिया और तुम चले गए। तुमने ऐसा क्यों किया? वो मैंने नहीं किया लंजा, वो सब तो उन लोगों ने मुझसे कराया था। मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या उन लोगों ने तुम्हारे शरीर को वश में कर रखा है? हाँ लंजा,
ऐसा ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम शांत रहो, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ, तुम चिंता मत करो। अब से तुम बस मेरे पास रहना, मेरे साथ रहना, ठीक है ना विंग? हाँ लंजा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, पास रहूँगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। बांग जी फिर विंग का ख्याल रखता है, लेकिन विंग के गायब होने की खबर उन लोगों को ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? या कह सकते हैं उन लोगों ने खुद विंग को वहाँ से भागने में हेल्प की, ताकि वो अपने बड़े मकसद को अंजाम दे सकें, उस मकसद को जिसके लिए वो इतना ज़्यादा तामझाम करके बैठे हुए हैं। उस मकसद को अंजाम देने के बाद ही वो लोग रेस्ट में रह सकते हैं। उन लोगों को ये सब तो करना ही होगा ना। तो उन लोगों ने पता नहीं क्या किया है, पर कुछ टाइम बाद वांग जी को खबर मिलती है कि कुछ और राज्य के लोग उन पर हमला करने के लिए तैयार हैं। वांग जी अपनी सेना को मजबूती से तैयार करता है ताकि उन लोगों का सामना किया जा सके। उन दो राज्यों से, मतलब उन काफ़ी राज्यों से जो अलग अलग राज्य थे, वहाँ से काफ़ी बड़ी बड़ी सेनाएं आई थी, पर उन लोगों ने वांग जी की सेना का सामना नहीं कर पाया, क्योंकि उन लोगों के पास अलग ही शक्ति थी। वो लोग जो वहाँ से आए थे, उन लोगों के पास भी वो पावर्स थी जो वांग जी की सेना के पास अब आई थी उस बीमारी से लड़ने के बाद। पर एक बात थी, वो लोग अलग अलग किस्म के इंसान थे, और दूसरी बड़ी बात ये थी कि वो अलग अलग किस्म के एनिमल्स भी थे। जैसे कुछ लोग फीनिक्स थे तो कुछ लोग ड्रैगन्स। अजीब चीज़ थी, और उसने ये चीज़ पहली बार देखी थी, इसलिए वांग जी को बहुत अजीब भी लगा, लेकिन बहुत दिलचस्प भी था। विंग वांग जी से कहता है, मैंने सुना है हम जिन लोगों से लड़ रहे हैं वो अलग अलग किस्म की ताकतें अपने साथ रखते हैं, और उनमें से कुछ लोग ड्रैगन्स भी हैं। लंजा, जब हम लोगों ने शादी करने के बारे में कहा था, तब तुम्हें याद है ना गुरुजी ने क्या कहा था? वांग जी विंग के पाम को अपने हाथों के बीच में लेकर कहता है, मुझे याद है विंग, और मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरा मेट तो सिर्फ तुम हो सकते हो, कोई ड्रैगन, कोई फिनिक्स, कुछ भी नहीं। माई मेट इज़ नॉट ड्रैगन विंग, माई मेट इज़ यू, तुम हो मेरे मेट, तो चिंता मत करो तुम। विंग कहता है, पलंजा, अगर जो कहा था वो तो सच हुआ ना? तुम देखो ना, तुम सच में एक राजा भी बने और बहुत अच्छे राजा हो। पर विंग नहीं मान पा रहा था कि जो कुछ कहा गया था वो नहीं होगा, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। वांग जी फिर बस विंग को समझा सकता था, और विंग को अपना ध्यान दूसरी जगह लगाने के लिए वांग जी ने विंग को फेई से मिलवाया। फेई जो उसकी अडॉप्टेड चाइल्ड है। फेई उसे 5 साल पहले मिली थी। विंग को बहुत अलग कनेक्शन फील होता था फेई के सामने जाते ही। उसे बहुत अच्छा लगता था फेई से मिलकर, अच्छा लगता था उसे फेई को देखकर। पर एक बात जो अजीब थी वो ये कि वांग जी विंग के साथ एक रात भी नहीं रुक पाया। रात में वांग जी जब भी विंग के करीब आने की कोशिश करता है रात के वक्त, पता नहीं उसे क्या फोर्स होता है, वो पीछे की तरफ फेंक देता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि वांग जी बस विंग को गले लगा सकता है, उसके माथे को चूम सकता है, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और ज़्यादा कुछ करने की वो कोशिश करता है तो एक अलग सा फोर्स उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। वो इस चीज़ का पता लगाने के लिए बहुत लोगों को बुला चुका है, बहुत सारे मॉन्क्स को वो बता चुका है, पर कोई असर नहीं हुआ। उसने पुराने गुरुजी को भी बुलाया अपने पास, पर उन्होंने भी इस चीज़ का कोई तोड़ नहीं निकाल पाए। वो भी, उन्हें भी कोई पता नहीं चला कि आखिर ये चीज़ हुई कैसे और है क्या, उन्हें भी नहीं समझ आया। वांग जी सब चीज़ें संभालने की पूरी कोशिश में है, हर एक चीज़ संभालने की कोशिश में है। फाइनली युद्ध समाप्त होता है और वांग जी जीत जाता है। उन लोगों को उसने वापस भगा दिया था, जो अलग अलग किस्म के लोग आए थे, उन लोगों को वापस भगा दिया था उसने, और वो लोग अलग ही कल्टीवेशन करने लगे थे। वो बिचेस जिन्हें पावर की ज़रूरत थी, उन्हें लगा था कि जब ये बाकी सेनाएं आकर इन लोगों पर हमला करेगी तो ये लोग पक्का हार जाएंगे और इन लोगों के खून को निकाल कर वो लोग अपने काम में इस्तेमाल करेंगे। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो लोग तो जीत गए। तो उन्हें समझ आ रहा था कि ये लोग कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। तब बिचेस का काम था कि वो लोग यहाँ के सब लोगों को अपने कब्ज़ों में कर सके, और इसका एकमात्र तरीका ये था कि यहाँ पर बैठे हुए सबसे पावरफुल इंसान को वहाँ से हटा दिया जाए। तख्त पर बैठा हुआ है लान वांग जी,
उसे वहाँ से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो लोग और ज़्यादा पावर्स गेन कर सकें, और ज़्यादा पावर गेन करने के लिए उन्हें ये तो करना ही होगा। तो जो सालों से xiaoबao को बंद कर रखा था उसे वहाँ से बाहर निकाला जाता है, उसके दिमाग के साथ खेला जाता है, उसे मैनिपुलेट किया जाता है और समझाया जाता है कि उसे कैसे विंग को कंट्रोल करके और ये सब कुछ करना है ताकि वो लोग वैम्पायर किंगडम के सब लोगों को अपने वश में कर सके और बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हासिल कर सके। ये सारा गेम बस पावर के लिए था, सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए। इसमें और कुछ तो था ही नहीं। xiaoबao को जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उस तरीके से काम करती है। वो विंग के पास जाके उसे मैनिपुलेट करती है, उसे बार बार चीज़ें करने के लिए कहती है, उसके दिमाग के साथ खेला जाता है, उसके ऊपर जादू का इस्तेमाल किया गया और विंग को नहीं पता था कि अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। वो उस चीज़ के वश में आया, लंजा के करीब जाना, कभी उससे दूर हो जाना। वांग जी को उसने दिमागी रूप से तो बेकार बना ही दिया था, ऐसा कर दिया था कि वांग जी अब दिमाग से चीज़ें सोच भी नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग एक पल में बहुत स्वीट होता था और दूसरे पल में वो गुस्सा करने लगता था। होता है ना, कभी आप जिससे प्यार करते हो अगर वो आपके साथ अच्छा हो तो आपका मन कितना खुश रहता है, और दूसरी पल अगर वो आपसे नाराज़ हो जाए और आप पर गुस्सा करे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आपका मन भी कड़वा कड़वा सा हो जाता है। वही वांग जी के साथ हो रहा था। विंग के इस बर्ताव को वो नहीं झेल पा रहा था, उसे बहुत जल्दी इस चीज़ का छुटकारा चाहिए था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फाइनली विंग ठीक हो गया, क्योंकि विंग अब पहले जैसा हो गया था। वो वांग जी के पास आकर कहता है, लंजा तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम ठीक तो हो ना विंग? वांग जी को डर लग रहा था कि एक पल में अच्छा और दूसरे पल में गुस्सा करने वाला विंग गुस्सा ना करने लगे। पर विंग वांग जी के पास आकर बैठकर बोलता है, लंजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने इन दिनों में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। इतने सालों के बाद मैं लौट कर आया और इसके बावजूद भी मैं तुमसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था, मैं तुम पर गुस्सा किया जा रहा था। मुझे माफ़ कर दो लंजा, सारी मेरी गलती है। अगर मैं थोड़ा सतर्क रहूं तो ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। पर लंजा मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी कहता है, डरो मत विंग, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। लंजा, हाँ विंग, मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है, पर तुम वादा करो गुस्सा नहीं करोगे। वांग जी कहता है, कौन सा सच विंग? पहले तुम वादा करो तुम गुस्सा नहीं करोगे। वांग जी बिना सोचे समझे वादा कर देता है। विंग कहता है, दरअसल तुमसे मिलने के बाद जब मैं यहाँ आया था और मैं लाओशी से मिला था। लाओशी? हाँ, मतलब xiaoबao लाओशी से मिला था। तब से वो मुझे बहुत स्वीट लगते थे, ऐसा लगता था उनके आसपास होने से कि मुझे अच्छा लग रहा है। वांग जी जिसने अपनी स्वॉर्ड को बहुत ज़ोर से कस लिया था अपने हाथों में, उसके रिस्ट में ऐसे मुट्ठी बंध गई थी, उसके नाखून भी अपनी मुट्ठी में ऐसे गड़ रहे होंगे। इतना बुरा हाल था क्योंकि वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ये सब सुनकर। पर विंग नहीं रुकता। विंग कहता है, फिर मैंने कुछ नहीं किया, पर उन्होंने मुझसे बात करना चालू किया। उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि मैं बहुत प्यारा हूँ और उन्हें बहुत पसंद हूँ, पर मैंने मना कर दिया था ये कहकर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, हम दोनों फिर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं बताऊंगा मैं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा और वो नहीं बताएंगे तो तुम्हें कहाँ से पता चलेगा? तो तुमने क्या कहा? मैं मना करना चाहता। तुमने मना किया कि नहीं किया? तो तुमने कहा था तुम गुस्सा नहीं करोगे। वांग जी अपने आप को शांत करता है और कहता है, हाँ तो तुमने क्या कहा? मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ विंग। मैंने कहा कि मैं फिर भी नहीं कर सकता। वांग जी पूछता है, फिर क्या हुआ? विंग कहता है, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं है, वो बस मेरी दोस्त बन के रहेंगी। मान गया। दोस्ती तो ठीक है ना लंजा? दोस्ती ठीक है। फिर क्या हुआ? जैसे से समय बीता उनकी केयर मेरे लिए बढ़ गई और मुझे वो अच्छी लगने लगे। पर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, पर वो मुझे अच्छे लगने लगे थे। बाद में मुझे समझ आया कि जो मुझे तुमसे हुआ था वो प्यार नहीं था लंजा, वो बस उस एक समय के लिए मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हो गया था।
मुझे प्यार तो लाउशर से हुआ था। जब लाउशर मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, तब मैं अपने होश में था। मैंने हिम्मत की, बहुत हिम्मत की, तुम्हें धक्का दिया और उनके साथ चला गया। वांग जी अब वहाँ से उठकर खड़ा हो चुका था। वो कहता है, फिर क्या हुआ विंग? तुमने कहा था तुम गुस्सा नहीं करोगे। विंग, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। गंभीरता के साथ बताओ कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। सीधा सीधा कहो, ऐसे घुमाओ मत सारी बातों को। विंग कहता है, मैं नहीं घुमा रहा हूँ लंजा, मैं बस सब कुछ तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, ताकि मेरे मन से जो ये बोझ रखा हुआ है वो उतर जाए। मैं इसे अपने सीने पर रख करके हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रह सकता। तो बताओ फिर क्या हुआ? फिर मैं उनके साथ चला गया। हम दोनों ने जाकर शादी कर ली। विंग, वांग जी पास ही में रखे हुए वुडन चेयर को तोड़ देता है अपने हाथ से। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अभी। विंग कहता है, तुम गुस्सा कर रहे हो लंजा? मैं अगर तुम्हें सच नहीं बताता तो तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता, पर मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ और तुम गुस्सा कर रहे हो। विंग के आंसू देखकर वांग जी को पता नहीं क्या हुआ। कुछ भी किया हो विंग ने, पर वांग जी अभी भी विंग से बहुत प्यार करता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता विंग का। वांग जी कहता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए विंग, मुझे अभी जाना है। विंग कहता है, पर तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है लंजा। ठीक है, पूरी बात बताओ। तुमने जिसे अपनी बेटी बनाया हुआ है ना, तुम्हारी डॉटर फेई। अब ऐसा कुछ मत बोलना विंग जिससे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर ऐसी सच्चाई जो हमारे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है वो मत बताओ। विंग कहता है, नहीं लंजा, अगर मैंने नहीं बताया तो मेरे दिल पर वो बोझ रखा रहेगा। वैसे भी इन दिनों जब मैंने तुम्हें वो नहीं बताया था तो मैं कैसे एक पल में बहुत स्वीट और दूसरे पल में एकदम रूड हो रहा था। तुम ये जानबूझकर कर रहे थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया लंजा, वो सब हो रहा था अपने आप, क्योंकि मेरे मन में ये बोझ रखा हुआ था। और जब तुम वापस आए थे तुमने कहा था कि तुम्हें किसी ने बंद किया, तुम वो चीज़ लिख भी नहीं पा रहे थे, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, वो सब क्या था? फिर कहता है, मुझे बहुत डर लगा था लंजा, क्योंकि तुम एक पूरे एम्पायर के एम्परर हो। अगर मैं तुम्हें सीधे आके सच बता देता तो मेरी बात सुनने बगैर ही मुझे सीधा मार डालते। खुद की जान बचाने के लिए मैंने झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दो लंजा। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे इतना बुरा अपनी ज़िंदगी में पहली बार लगा है। अपनी ज़िंदगी में वो इतनी बुरी तरीके से पहली बार टूटा है। वांग जी बस वहीं पर गिर गया था। विंग उसके पास आकर कहता है, लंजा दूर रहो, हाथ मत लगाना विंग मुझसे। मैं कह रहा हूँ मुझे अकेला छोड़ो, मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है। विंग कहता है, लंजा पर तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, अब क्या बाकी है बताने को? फेई के बारे में बताना बाकी है, वो भी बता दो। फेई के बारे में कौन सा ऐसा सच है जो तुमने मुझे नहीं बताया? क्या तुम फेई को यहाँ आने से पहले जानते थे? हाँ लंजा, फेई मेरी और शाबो की बेटी है। वांग जी की आंखें बंद हो चुकी थी, एकदम बंद। वो गहरी गहरी सांस छोड़ रहा था, क्योंकि अब उससे ये नहीं झेला जाएगा, वो सहन नहीं कर सकता। वांग जी वहाँ से उठता है और विंग को वहीं छोड़कर चला गया था। विंग जो बुरी तरीके से रो रहा था, वो अपने घुटनों के बल गिर गया था, क्योंकि वो ये सब कुछ खुद से नहीं बोल रहा है, ये उसके मुंह से अपने आप निकल रहा है। उसकी जो भी एक्शंस थे उसने खुद से बिल्कुल नहीं किए, और ये सब कुछ सरासर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ, काला झूठ है, काला झूठ। विंग वहीं बैठ गया था, बुरी तरीके से रो रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर शाबा अपीयर होती है। वो विंग से कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शाबा कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? जब मैं यहाँ आया था तब मुझसे लंजा ने कहा था
पापा ने भी कहा था मैं तुमसे दूर रहूँ। काश कि मैं उनकी बात ज़्यादा अच्छे से मानता, तुमसे बहुत 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 दूर रहता, तो तुम्हें यहाँ से भगा देता, तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरे दिमाग के साथ तुम लोग खेल रहे हो, तुम लोग ज़बरदस्ती मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। अगर लंजा को पता चला ना, वो तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लानवांग जी को पता तो तब चलेगा जब तुम कुछ बताने की हालत में रहोगे, और अभी तुम मेरे शिकंजे में फंसे हुए हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? कि तुम यहाँ लौट कर वापस आए, और तुम्हारे वापस आने के बाद क्या हुआ देखो। लानवांग जी को तुमने अंदर से तोड़ दिया। वो जिस लड़की को इतना पसंद करते हुए आया है, जिसे अपनी बेटी की तरह पालते हुए आया है, तुमने उसके मन में उस बच्ची के लिए भी नफरत जगा दी है। अब कुछ नहीं हो पाएगा। अब वो उस बच्ची को भी मार डालेगा और ख़ुद को भी मार डालेगा। मुझे पूरा यकीन है, इतना धोखा खाने के बाद तुम्हारा आशिक जिंदा नहीं रहेगा। विंग अभी भी रोए जा रहा था, बुरी तरीके से रोए जा रहा था। 2 दिन हो चुके थे उसे बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वो अपने कमरे में बंद था, और बस अपने पैरों को गले लगाकर रो रहा था, क्योंकि वो रोने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकता। कुछ और उसके हाथ में है ही नहीं। दूसरा, उसे ये भी नहीं पता था कि लानवांग जी कहाँ पर है। उसे लंजा की कोई खबर नहीं मिली है 2 दिन से। वो ठीक भी है या नहीं, उसने सच में कुछ गलत काम तो नहीं कर लिया, उसने फेई को तो नहीं मारा ना। फेई शाबार और विंग की बेटी नहीं है। उसका बर्थ कैसे हुआ ये तो विंग को भी याद नहीं, पर विंग के साथ वो थी, इतना उसे पता है। वो एनर्जी वो फील कर पाया था जिसे वो अपने हाथ में लेकर भागा था, ये वही है, ऐसा उसे महसूस हुआ। पर कैसे वो एक लड़की बनी ये उसे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। पर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है उसके हाथ में, कुछ भी नहीं बचा है। 2 दिन बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है। किसी ने उसे तोड़ दिया था जैसे कि। वांग जी अंदर आया था अपने हाथों में खाना लेकर। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो एकदम कोल्ड दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़ी मुशक्क़तों के बाद उसने यहाँ आने की हिम्मत की है। विंग के पास आकर वो विंग से कहता है, विंग अपनी आंखें उठाकर वांग जी को देखता है, जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, जिन आंसू को देखकर वांग जी का दिल टूट रहा था। दुखी तो उसे बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना, धोखा उसे मिला है। विंग को उसने आज तक कभी धोखा नहीं दिया, हमेशा प्यार से ही बात की है, उससे बेइंतहा प्यार किया है, इतना जितना कि कोई भी नहीं बता सकता, उतना प्यार किया है उसने। फिर विंग क्यों रो रहा है? वांग जी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है विंग के आंसू को पोंछने के लिए, पर वो उसका हाथ वहीं रुक जाता है। जब वो विंग को फिर एक बार बुरी तरीके से मुस्कुराते हुए देखता है, विंग कहता है, फंस गए मेरे जाल में, फिर से वापस आ गए। वैसे पता है एक लंचा तुम्हें, जब भी मैं रोता हूँ ना, तुमसे सहन नहीं होता, तुम मेरे पास आ जाते हो, इसलिए तुम मुझे ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि कम से कम तुम मेरा अच्छे से ख्याल तो रखते हो। मैं कितनी भी गलतियाँ करूँ तुम आँख बंद करके मुझ पर भरोसा करते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर मैं तुम्हारे सीने में खंजर भी उतार दूँगा तब भी तुम मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करोगे, बल्कि तुम तो मेरी पूजा करोगे। फी हुशियान, क्या हुआ रंजा, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? अब मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे तुम्हें गुस्सा आएगा। ऐसे भी तुम ये किस तरीके का खाना लेकर आए हो मेरे पास में, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। कुछ अच्छा बनवाते, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, तुम्हें पता नहीं है? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे ना ऐसा लगने लगा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे शाबाव के साथ ही रहना चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वांग जी ये सुनता है तो उसका गुस्सा आसमान छू गया था। वांग जी विंग के गले को पकड़ लेता है। वांग जी विंग के गले को, मतलब ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़ोर लगा रहा हो, उसने धीरे से अपना हाथ वहाँ पे लगाया था, लेकिन वो विंग के गले को टाइटन नहीं करता, बल्कि अपने हाथ को तुरंत ही पीछे हटा करके वो खड़ा हो गया वहाँ से और वापस जाने लगा। विंग कहता है, जा ही रहे हो तो कुछ खाने के लिए अच्छा भेज देना, बहुत भूख लगी है। अब तो मेरे आंसू भी सूख गए हैं, जल्दी कुछ भेजना। और वांग जी वहाँ से दरवाज़ा बंद करते हुए चला गया। विंग जब देखता है कि वांग चला गया है, तब जा कर के शाबा बाहर आती है और कहती है, वो ये तो बहुत आसान था, उसने तो लगभग तुम्हें मार ही डाला था, देखा नहीं, अब वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें मार डालना चाहता है। जितना तुमने उसके साथ किया उसके बाद ये सब तो होना ही था, और वो मुझसे बहुत प्यार करता है।
अगर मैं ऐसा किसी और के साथ करता वो मुझे कब का मार डालता, पर अभी भी उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, एक चोट तक नहीं पहुंचाई और वो ऐसे ही चला गया। उसे देखकर लगता है कि उसने 2 दिन से कोई भी आराम नहीं किया है। मेरी तरह उसने कुछ नहीं खाया होगा। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। उसने भी मेरी तरह रोया होगा, वो मुझसे ज़्यादा रोया होगा। पता नहीं कौन से बुरे कर्म थे मेरे जो मैं तुमसे मिला अपनी ज़िंदगी में। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इस महल का खाया, इस महल का पिया, इस महल में तुम रही इतने सालों तक, इस महल ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया और तुमने इसी का गलत किया। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? शर्म मुझे क्यों आएगी? मैं ताकत के पीछे पागल हूँ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में है शक्तियाँ, और वो शक्तियाँ मुझे यही करके मिलेंगी। जब तुम लान वांग जी को मार डालोगे तब जाकर मुझे बहुत सारी पावर्स मिलेंगी। क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा। विंग ऐसा बोलकर सीधे अपने पास ही में पड़ा हुआ चाकू उठाता है और वो अपने सीने में उसे डालने वाला था, पर उससे पहले ही शाबाओ उसे पकड़ लेती है। कहती है तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगी। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मर करके पीछे छुड़ा लोगे? जब तक तुम पूरा काम कंप्लीट नहीं कर देते तुम नहीं मर पाओगे। तुम यूं ही जिंदा रहोगे, इस तरीके से तड़पते रहोगे, बचोगे नहीं तुम। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, इतना जितना वो बता भी नहीं सकता, पर क्या कर सकते हैं। फाइनली 1 हफ्ते बाद विंग जो मरने की कगार पे आ गया था, क्योंकि उसने 1 हफ्ते से कुछ खाया नहीं था। उसका गला भी सूख चुका था क्योंकि उसने कुछ पिया भी नहीं था। शाबाओ विंग से कहती है, अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी ऐसे ही। विंग बड़ी मुश्किल से कहता है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रंजा को मारने से अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं। वांग जी 1 हफ्ते बाद फिर से वापस आता है। विंग को देखकर वो कहता है, तुमने कुछ खाया नहीं है? मैं क्यों खाऊं तुम्हारा ये बेकार सा खाना। मुझे वापस जाना है। तुमसे अच्छे तो शाबाओ है, कम से कम वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, टाइम पे खाना बनाकर खिलाती हैं। मैं बीमार होता हूँ तो ख्याल रखती है। यहाँ मैं 7 दिन से पड़ा हुआ हूँ, तुम एक बार मुझे देखने को भी नहीं आए। तुम जैसा इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मुझे जाना है यहाँ से। विंग वहाँ से उठकर जाने वाला था, पर वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। उठाकर सीधा वो उसे उस चेयर पर लाकर बिठा देता है जहाँ पे सब लोग खाना खाने वाले थे। लान सीजन वहीं बैठा हुआ था। लान सीजन जिसने ये सब कुछ देखा है, उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खाओ शिंग और हायरन जो खुद भी वहाँ पे थे, हायरन भी वहाँ पर था, और वो लोग विंग को समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर विंग तो किसी की मानने को तैयार नहीं था, बल्कि वो तो बस उन लोगों के साथ में बहस किए जा रहा था, उन लोगों के साथ बुरा किया जा रहा था। खाओ शिंग और हायरन को पता था कि विंग ऐसा इंसान नहीं है, उसके साथ कुछ तो गलत है, और शायद वांग जी को भी ये लग रहा था, इसलिए तो अभी तक उसने विंग के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया। विंग को उसने अपने हाथों से खाना भी खिलाया। बड़ी मुशक्क़तों के साथ में विंग को खाना खिलाने के बाद में वो विंग को उठा करके फिर से बेड पर ले जाकर सुला देता है। लास्ट दिन वांग जी के पास आकर कहता है, वांग जी तुम वी विशान को जाने दो, अब वो तुम्हें नहीं, मैं नहीं जाने दूँगा। अगर वो यहाँ से गया तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। अगर वो यहाँ रहा तो भी तुम ज़िंदा नहीं रहोगे वांग जी। वांग जी कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता, उसके साथ मरना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, उसके बिना मरने से ज़्यादा बेहतर है, मैं उसे नहीं जाने दूँगा। वांग जी विंग के पास लेट गया था। वांग जी की आंखों से आंसू निकलते हुए वांग जी ने देखा। वांग जी विंग के आंसू को पोंछ देता है और उसके फोrehead पर एक बार किस करता है। जैसे ही वांग जी ने यह किया, वैसे ही शाबाओ जो उसे कंट्रोल किए हुई थी, उसका कंट्रोल विंग के ऊपर से लूज़ हो गया। कुछ भी हो, विंग और वांग जी सोलमेट्स हैं, और दूसरी बड़ी बात वो लोगों को मैरिड हैं। पूरे रिचुअल्स के साथ में उन्होंने अपनी मैरिड को कंज्यूमेट किया है। तो फिर वो लोगों के बीच का कनेक्शन, शाबाओ का विंग के ऊपर जो कंट्रोल है उसके ऊपर तो भारी पड़ना ही था। विंग की आंखें तुरंत खुलती हैं और वो वांग जी को देखता है। वांग जी की तरफ देखकर वो अपना मुंह खोलने ही वाला था, उससे पहले फिर एक बार उसका कंट्रोल लूज़ हो गया। शाबाओ वांग जी की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास सोने की, और तुमने मुझे किस कैसे किया?
मैं शाबाओ के पास जाऊँगा और उससे ही मैं किस लूँगा, उसे ही मैं किस करूँगा। तुम नहीं कर सकते ये सब कुछ, मुझसे दूर रहो। वांग जी का दिल टुकड़ों टुकड़ों में टूटा बुरी तरीके से। एक महीने विंग ने वांग जी को टॉर्चर किया, बुरी तरीके से टॉर्चर किया। न वांग जी ठीक से सो पाया, न खा पाया। ये सब कुछ लान सचिन ने अपनी आंखों से होते हुए देखा। सारी चीज़ें वो देख रहा था और वो खुद को भी ब्लेम किए जा रहा था कि क्यों उसने वांग जी को और विंग को नहीं रोका एक साथ होने से। लंजा कितना ज़्यादा परेशान है ना। विंग वो कौन सा कम था, वो भी ना तो उसने ज़्यादा कुछ खा पाया और ना वो ठीक से सो पाया, बल्कि वांग जी जो कि अब उसके यहाँ से सूख चुके थे। विंग के कुछ कहने पर वो उसे इग्नोर कर दिया करता था और बस विंग की केयर करने पर ध्यान दिया करता था। दूसरा विंग जिसका कंट्रोल लूज होता था और शाबाओ आकर के कुछ भी बोलती थी ना, वो बाद में खुद को काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर करता था। जैसे खुद को गर्म पानी में झोंक देना, तो कभी बिल्कुल ठंडे पानी में घंटों तक लेटे रहना। इस चीज़ की सज़ा वो खुद को देता था क्योंकि वो वांग जी के साथ ऐसा कुछ कर रहा है जो कि नहीं करना चाहिए। हालांकि इसमें खुद की गलती नहीं थी उसकी। वो खुद को कभी थप्पड़ मारता तो कभी खुद का सर दीवार में दे मारता। वो मर तो नहीं सकता पर खुद को टॉर्चर तो कर सकता है। वांग जी को विंग के शरीर पर काफ़ी सारे चोटों के निशान मिलते थे, जो कि शाबाओ बोलती थी कि ये उसने इसलिए खुद को चोट पहुँचाई क्योंकि वांग जी उसे जाने नहीं दे रहा है। फाइनली 1 महीने बाद वांग जी विंग से कहता है, अगर तुम खुद को चोट पहुँचाना बंद कर सकते हो तो तुम जहाँ जाना है तुम वहाँ चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर कोशिश करना कि मेरी नज़रों के सामने तुम दोबारा कभी ना हो, चले जाओ। उस दिन विंग को चैन आया कि अब शायद शाबाओ रुक जा। शाबाओ विंग के सामने खड़ी थी। विंग कहता है, अब तो तुम खुश हो ना, उसने मुझे पूरी तरीके से छोड़ दिया है, तुम चाहो तो मुझे कहीं भी ले जा सकते हो, ले चलो मुझे यहाँ से, मैं उसे और ज़्यादा टूटते हुए करते हुए नहीं देख सकता। अच्छा, अगर मैं तुम्हें यहाँ से ले गई तो मैं उसे परेशान कैसे करूँगी? तुम तो बड़े दिमागदार हो, तुम्हें पता है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो उसे वो दर्द तो होगा ही नहीं, वो बस एक दर्द में जिएगा कि तुम चले गए हो। लेकिन रोज़ रोज़ जो तुम उसे स्लोली टॉर्चर करते हो वो तो चला जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूँगी, उसे टॉर्चर तो मैं ज़रूर करूँगी, तुम देखना, उसे टॉर्चर तो मैं बहुत अच्छे से करूँगी। विंग को फिर से पोसेस करके शाबाओ सीधे उसे वहाँ ले जाती है दरबार में, जहाँ पर वांग जी काफ़ी सारे मुद्दों को सुन करके उनके फैसले कर रहा था। वहाँ ले जाकर शाबाओ विंग से कहलवाती है, ओए तुम समझते क्या अपने आप को? जब चाहे तब तुम मुझे अपने महल में लेके आओ, जब चाहे तब तुम मुझे बाहर निकाल दोगे। मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा, मैं तुम्हारे सामने खुद को मरने तक टॉर्चर करूँगा और बहुत मज़ा आएगा जब तुम मुझे अपने आँखों के सामने मरते हुए देखोगे। फिर मैं देखता हूँ तुम्हें पछतावा कैसे नहीं होता है मुझे और शाबाओ को अलग करने का। शाबाओ मुझे अपने पास नहीं चाहती, उसने मुझे मना करके वहाँ से भगाया था, वो भी इसलिए क्योंकि तुम एम्परर हो। उसका सोचना था कि तुम मुझे अच्छे से रखोगे, पर तुमने मुझे अच्छे से नहीं रखा। देखो तुम्हारी आंखों के सामने मेरे ऊपर कितने घाव हैं, मेरे उन अंगों पर ये घाव है जिन्हें तुमने नहीं देखा, निकाल के दिखाऊं? वांग जी वहाँ से उठकर विंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए वापस ले जाता है अपने कमरे में और कहता है, फी बुशियान, तुम्हें पता भी तुम क्या कर रहे हो? पता है? कैसे पता नहीं होगा? वैसे लानवांग जी, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं तुमसे स्टार्टिंग से प्यार करते हुए आया था? और तुम्हें क्या सच में लगता है मुझे पता नहीं था कि तुम एक राजकुमार हो? तुम बेवकूफ़ हो। अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम राजकुमार हो तो तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार करता? वांग जी के पैरों तले अब ज़मीन खिसक चुकी थी। क्या विंग को पता था? विंग कहता है, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? महल, बहुत सारा पैसा, बहुत लग्जरी लाइफ जिसमें मुझे काम ना करना पड़े। और दूसरी बड़ी बात, मैं यहाँ पर आकर के कितने लोगों के ऊपर हुक्म चला सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें पसंद किया। अगर मेरे जाल में सचिन फंसता तो मैं सचिन को भी पसंद कर लेता और मैं उसके साथ वो सब कुछ करता जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। मैं उसके साथ में घूमता, नाचता, गाता, उसे किस भी करता और उसके साथ मैं सो भी जाता। जैसे ही विंग ने ये कहा ना, वैसे ही उसे पहली बार ज़िंदगी में वांग जी के हाथ का थप्पड़ पड़ा। उस थप्पड़ को महसूस करके विंग खुश था, बेहद खुश कि कम से कम अब वांग जी उसकी बातों का रिस्पॉन्स कर रहा है।
शाओबाओ की ट्रिक में वो नहीं फंस रहा है, वो विंग को खुद से अलग कर देगा। और जैसे ही वांग जी ये करेगा, वांग जी जितनी परेशानियों में है ना, वो उससे छूट जाएगा, उसे ये सब कुछ महसूस नहीं होगा। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, इस ज़िंदगी में तो तुम मेरे अलावा किसी और के हो नहीं सकते। अब तक मैं तुम्हें बहुत आसानी से जाने दे रहा था, पर तुम इस महल से बाहर नहीं निकल पाओगे। तुमने कहा ना तुम्हें महल चाहिए था, तुम्हें पता था कि मैं एक राजकुमार हूँ, इसलिए तुमने मुझे अपने प्यार में फंसाया। और नहीं तो क्या, और जो तुमने थप्पड़ मारा है ना, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। वांग जी कहता है, मत छोड़ो, मैं चाहता ही कब हूँ तुम मुझे छोड़ो। कम से कम इस बहाने तुम जाओगे तो नहीं कहीं। तुमने कहा ना तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तुम्हें लोगों पर हुक्म चलाना है, चलाओ, किसने मना किया है। तुम्हें जो करना है महल में तुम वो करो, पर विंग, क्या तुम पहले जैसे हो सकते हो? क्या तुम प्लीज़ पहले जैसे हो सकते हो विंग? नाटक ही सही, वो नाटक ही कर लेना तुम। विंग, तुम नाटक कर लेना पहले जैसा। वांग जी ने विंग के हाथों को बहुत होपफुली होल्ड किया हुआ था, बहुत जेंटल वे में। वांग जी विंग की आंखों में बहुत होपफुली देख रहा था कि शायद विंग हाँ में जवाब दे दे। विंग तो हाँ बोलना चाहता था, पर शाओबाओ ऐसा होने नहीं देती। फिर से एक बार वही हुआ। वांग जी से विंग ने अपने हाथों को छुड़ाया और कहा, बिल्कुल नहीं, अब तो मुझे ये ज़िंदगी जेल जैसी लगती है, मैं नहीं जाऊँगा। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे अपनी ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिला, और वो सच्चा प्यार तुम्हारी वजह से खो गया। तो तुम जिसे सच्चा प्यार करते हो, मैं उसे ज़िंदा नहीं रहने दूँगा, यानी मैं खुद को मार कर रहूँगा और तुम्हारी आंखों के सामने मार कर रहूँगा। इसके बाद वांग जी के सामने ही विंग खुद को टॉर्चर करने लगा। कभी वो अपने हाथों को काटने लगा, तो कभी अपना सर वो दीवार में दे मारता, कभी चलते चलते वो सीढ़ियों से खुद को गिरा देता, तो कभी जब वांग जी उसे खाना खिलाता तो वो खुद ही खाने को गले में अटका लेता और सांसें लेना बंद कर देता। वांग जी परेशान हो चुका था, वो तिल तिल पल पल की मौत मर रहा था। विंग की इस हालत को देखकर उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। और विंग कौन सा इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, वो अंदर से अपने आप को मार डालना चाहता है कि आज की शाओबाओ उसे एक बार में मार डाले, ताकि वांग जी फ्री हो जाए इन सब चीज़ों से। पर वैसा नहीं हो पा रहा था। वांग जी जो अभी भी विंग को झेल रहा था, शाओबाओ जैसे यकीन हो गया कि वो कुछ भी कर ले, कितनी भी एक्सट्रीम लेवल पे चली जाए, वो वांग जी के हाथों विंग ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी करके वो वांग जी को मरवा सके। शायद वांग जी का प्यार इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो विंग के लिए मर जाए। इसलिए शाओबाओ विंग से कहती है, आज रात पता है क्या होगा? वांग जी की मौत। आज वो मरने वाला है और वो ज़िंदगी में दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। पता है क्यों? विंग कहता है, देखो तुम ऐसा मत करना, तुम्हें जानी चाहिए ना, तो तुम मेरी ले लो। लानवांग जी के पास जो शक्तियाँ हैं, कुछ तो मेरे पास होगी। तुम मुझे मार डालो, उसे रहने दो। पर शाओबाओ कहती है, ऐसे कैसे रहने दूँ? मारना तो उसे ही पड़ेगा, और तुम अपने हाथों से मारोगे। कितना मज़ा आएगा ना जब तुम उसे अपने हाथों से मार डालोगे और उसे यकीन हो जाएगा कि तुमने उसे सच में कभी क्या प्यार नहीं किया। हम उसकी सोल के 2 हिस्से करेंगे, एक उसकी बॉडी का एक हिस्सा जो उसे यहीं छोड़ देंगे, और उसकी सोल का जो शक्ति वाला हिस्सा है अपने साथ ले जाएंगे। ये राज्य कमज़ोर हो जाएगा। हम हर किसी को अपने जाल में फंसा करके बंदी बना लेंगे और हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। हम हर किसी पर हमला करेंगे और उन्हें अपने काबू में कर लेंगे। वो लोग ज़िंदा नहीं बचेंगे, मार डालेंगे हम उन सब लोगों को। वांग जी उसी टाइम पर एंट्री मारता है और उसी टाइम पर शाओबाओ गायब होकर के विंग को कंट्रोल में ले लेती है। विंग अंदर से बोल रहा था, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। शाओबाओ कहती है, चलो तुम्हारी बात मान लेते, तुम्हारा मुंह आज खुला छोड़ दिया। आधे टाइम के लिए मैं इसे कंट्रोल करूँगी और आधे टाइम के लिए तुम अपनी बातें बोल देना। मरते हुए ही सही तुम अपने मन की बातें वांग जी से कर लेना, लेकिन मारोगे तो तुम उसे अपने हाथों से ही। वांग जी को खींचकर फिर विंग सीधे मेन हॉल में ले गया। वहाँ ले जाकर वो अपने पास से खंजर निकालता है और खंजर निकाल कर शाओबाओ कहती है, लानवांग जी अब तुम सीधे नर्क में जाओगे, वहाँ जाकर अच्छे से सड़ना।
तभी उसका कंट्रोल वो खो देती है, मतलब खुद ही हटा लेती है। वांग जी से विंग कहता है, लंजा मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा नहीं करना चाहता पर मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे माफ़ कर देना। आई स्वेयर, अब मुझे ज़िंदगी में दूसरा मौका मिला अपनी गलती सुधारने का तो मैं ज़रूर सुधारूंगा। दरअसल शाहबाओ विंग से ये बोलकर आई थी कि अगर वांग जी को विंग ने सच्चाई बताई ना तो वो उसके माता पिता को भी मार डालेगी, इसलिए विंग कुछ नहीं कह पाया। शाहबाओ बहुत पावरफुल है, बहुत सा पावरफुल है, वो उसके माता पिता को ज़रूर मार देगी और वो ऐसा नहीं चाहता। वांग जी को भी नहीं मारना चाहता और विंग किसी और को भी नहीं मारना चाहता, सच्चाई नहीं बता सकता वो। वांग जी विंग से कहता है, आखिरकार तुम मेरी जान लेने के लिए तैयार हो विंग। विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, इस ज़िंदगी में तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल बहुत खूबसूरत था, बहुत यादगार था, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। शाहबाओ विंग का ऐसा कन्वर्सेशन सुनकर हैरान थी। वो पास ही में थी, इनविजिबल थी और वो विंग को देख रही थी। वो कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया। विंग अपने सीने में उस चाकू को उतार लेता है। शाहबाओ बस देखती रह गई। दूसरी पल विंग आगे बढ़ता है, वो जो कि शाहबाओ के कंट्रोल में था ना अभी तक, वो वांग जी के सीने में उस खंजर को उतार देता है। जैसे वो ये करता है वैसे ही दोनों बॉडीज़ वहीं ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाती हैं। वांग जी ऑन द स्पॉट डेड था और विंग अभी भी होश में था। वो शाहबाओ की तरफ देखकर कहता है, तुम भी इस ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, बहुत जल्द तुम्हारी भी मौत होगी। विंग भी वहीं पर डेड हो गया था। शाहबाओ जो वहाँ पर हैरान थी, अब वो उन बिचेस के कंट्रोल से बाहर आ गई थी, जैसे ही ये इसका मिशन कंप्लीट हुआ था वैसे ही, और वो बस विंग को देख रही थी कि ये क्या हुआ है। जब वो ये देखती है तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाती क्योंकि उसने विंग की जान ले ली। उसने ये ज़रूर सोचा था कि वो उन लोगों की मदद करेगी, पर उसे विंग सच में पसंद था। वो विंग को बहुत कुछ मानती थी, अपने छोटे भाई की तरह देखती थी। वो विंग का इस्तेमाल करने के लिए राज़ी थी लेकिन मारने के लिए नहीं। शाहबाओ को भी झटका लगा। वो वहीं से तलवार उठाती है और अपना गला काट लेती है। सब लोग वहाँ डेड हो गए थे, मर चुके थे। सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया था, वक्त रुक गया था, कहीं थम गया था। ये कहानी है पास्ट की, जो पास्ट में हुआ था। किस तरीके से लान वांग जी वैम्पायर बना और सब कुछ हुआ, ये वो कहानी थी। पर कहानी क्या अभी ख़त्म हुई है? तो नहीं, कहानी अभी भी बाकी है। विंग की कहानी और वांग जी की कहानी, जहाँ वांग जी विंग को अब टॉर्चर कर रहा है। प्रेजेंट में वांग जी ने विंग से शादी तो की है, आई मीन शाहबाओ से, जी ही से शादी तो की है, पर वो सच में उसे पसंद नहीं करता, नफ़रत करता है वो इन दोनों लोगों से, दिल से नफ़रत करता है। इन लोगों को वो टॉर्चर करके रहेगा, तिल तिल मारेगा। जिस तरीके से तिल तिल वो मरा था विंग के हाथों, उस तरीके से वो मारेगा विंग को। पर क्या ये पूरा सच था? तो कैसे कह सकते हैं कि ये पूरा सच है? विंग को पता है वांग जी ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है वांग जी, क्योंकि वांग जी ने इतनी सारी पिक्चर्स, इतनी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड नहीं रखी होती। फिर कितनी सारी तस्वीरें उसकी बना कर के वांग जी ने रखी हैं वहाँ उस जगह पर, और अभी भी उसने फिज़िकली विंग को टॉर्चर नहीं किया, मेंटली वो विंग को टॉर्चर कर रहा है। फेई के साथ घूम रहा है, बातें कर रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है। पर विंग को पता है, अगर वांग जी को पता है कि विंग वही इंसान है, विभूषण वही इंसान है जिससे वांग जी को प्यार हुआ था, तो फिर फेई भी तो, आई मीन जी ही भी तो वही इंसान है जिसके साथ मिलकर विंग ने वांग जी को धोखा दिया था, ऐसा जैसा वांग जी को लगता है। तो वो क्यों ही जी के पास जाएगा, जी से वो दूर रहेगा। पर फिर भी उसे जी पर बहुत गुस्सा है। वो अब उसे अपनी बहन नहीं मानता, कैसे मानेगा? सब कुछ याद आने के बाद तो जो कुछ हुआ उसके साथ, उसकी जिम्मेदार तो जी ही थी। वो जी से बिल्कुल प्यार नहीं करता, पर वो उसकी बहन है। इस ज़िंदगी में उसने कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी गलत किया उसकी पुरानी ज़िंदगी में था, इस ज़िंदगी में नहीं। और फेई को तो कुछ
जी को तो कुछ याद भी नहीं होगा पुरानी ज़िंदगी के बारे में। बहुत गलत है ये, बहुत ज़्यादा गलत है। विंग के साथ तो बहुत गलत है। बैक टू प्रेजेंट। अभी लान वांगजी जो कि बाहर निकल के डाइनिंग टेबल पे बैठा था, आज फिर विंग ने कुकिंग की है। विंग की कुकिंग को देखकर वांगजी ने फिर एक बार टेबल को उल्टा दिया, क्योंकि वो विंग की कुकिंग नहीं खाना चाहता। वो खाना खाएगा ही नहीं अगर विंग बनाएगा तो। वांगजी वहाँ से निकल गया, लेकिन विंग उसे परेशान करना बंद नहीं करता, बल्कि उसके आसपास घूमता रहता है। वो कहता है, लंजा, मुझे पता है ये तुम हो। अगर ये तुम हो ना, आई स्वेयर, जी कुछ भी कर ले, वो तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ओह, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। वांगजी हमेशा विंग को मॉक करता रहा, पर उसे सच्चाई नहीं पता थी। जी से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। लिटरली वो फ्रोज हो चुकी थी अपनी जगह पर। उसने बहुत कुछ गलत किया है पास्ट में। उसे जैसे जैसे याद आ रहा था ना, वैसे वैसे वो तिल तिल मर रही थी। हर एक चीज़ उसके कंट्रोल से बाहर थी। हर एक चीज़ उसे बुरी लग रही थी। वो मर रही है तिल तिल। पल पल ऐसा लग रहा है जैसे उसके पुराने काम निकल कर बाहर आ रहे हों, उसे खाने को आगे बढ़ रहे हो। अभी हम सीधे सीन देखते हैं जहाँ पर विंग वांगजी और जी आमने सामने हैं, क्योंकि जी वांगजी को खींचकर विंग के सामने लाकर बिठा देती है और वो कहती है, मुझे लगता है हमें कुछ बातें क्लियर कर लेनी चाहिए, जो कि बहुत सही रहेंगी अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो। लान वांगजी कुछ नहीं कहता, वो वैसे वहाँ पर बैठा हुआ था। विंग कहता है, कौन सी बात है जो अब तुम कहना चाहती हो? और कोई सीरियस नहीं है तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। जी ही विंग की तरफ देखकर कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है विंग। विंग कहता है, मेरा नाम उस तरीके से मत लो। तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरा नाम इस तरीके से ले सको। तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि जिस मदर से मैंने बर्थ लिया, उस मदर से तुम बर्थ लेती। मुझे घिन आती है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। शेम ऑन यू। जी ही अपनी आंखों में आंसू लेकर विंग की तरफ देखकर कहती है, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया है विंग, जो तुम्हें मुझसे इतनी घिन आ रही है? शादी तो लान वांगजी ने मुझसे की है ना? तुमने नहीं की तो? हाँ, तुमने नहीं की है उससे शादी? अपनी मर्जी से नहीं की? जी ही कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। उसे पता है वो सच्चाई नहीं बता सकती। बता दिया तो कहीं विंग की डेथ ना हो जाए। जी को यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें याद आई हैं। इस महल में रहते हुए उसे पुरानी ज़िंदगी पूरी तरीके से याद आ गई। जो कुछ उसने किया वो सिन है एक तरीके का, और वो इसे नहीं मिटा सकती। पर वो वांगजी को सच्चाई बताकर रहेगी। पर वांगजी क्या उसकी बातें सुनेगा? पर जी को नहीं पता, इसलिए वो लान सिचन को ढूंढती है। लान सिचन जो जी को देखना भी नहीं चाहता, किसी भी हालत में नहीं देखना चाहता। पर जी ही कहती है, सिचन, अगर तुमने मेरी बात सुन ली तो हो सकता है तुम लान वांगजी को और ज़्यादा पेन में ना देखना पड़े तुम्हें। लान सिचन जी ही की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूँगा? तुमने मुझे ज़्यादा बेवकूफ़ समझा हुआ है। जी ही आगे बढ़ती है, बिना कुछ सुने वो सीधे कहती है, विभूषण ने कुछ नहीं किया था, वो मैं थी जिसने उस पर जादू किया हुआ था। उस टाइम पर मैंने वो सब कुछ किया था। लान सिचन अभी भी कुछ नहीं कहता, पर अब वो सुनने लगा था कि आखिर हुआ क्या था। जी ही इसके बाद सब कुछ बताती है कि असल में हुआ क्या था। सब कुछ जानने के बाद लान सिचन कहता है, पर इसके बावजूद भी पेन तो मेरे भाई को हुआ है ना, उतना ही पेन विंग को हुआ है, वरना कौन होगा जो अपनी जान खुद ले लेगा। ये सब में उसकी गलती कहीं से कहीं तक नहीं है। अभी भी वो पेन में है। लान सिचन अभी कुछ नहीं समझना चाहता, कुछ भी नहीं। उसे दूसरे का पेन नहीं दिख रहा है। फिलहाल उसे बस और बस अपने भाई का पेन दिख रहा है। जिस दौर से उसका भाई गुजरा है, उस दौर में उसे वापस वो नहीं जाने देना चाहता। भले इन लोगों को टॉर्चर करके अगर उसे सुकून मिलता है तो मिलने दे। वो फिर से उसे उस पागल इंसान की तरह नहीं देखना चाहता है, वो जो विंग के प्यार में पागल था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था।
उस इंसान की तरह वो उसे इमेजिन नहीं कर सकता। इसलिए सचिन ने ये सच्चाई अपने तक रखने के बारे में सोचा, वो वांग जी को नहीं बताएगा। दूसरा विंग, जो वांग जी को प्लीज़ करने में लगा हुआ था। विंग के घर से कई लोग आ चुके थे उसे वापस ले जाने के लिए, लेकिन अब तक विंग नहीं गया था। हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं काय और फैंशिंग का। फैंशिंग और काय जब अपनी आंखें खोलते हैं तब काय की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे और फैंशिंग काय को गले लगाकर कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों सब कुछ नहीं बताया? तुम बेवकूफ़, पहले भी मेरे पास आ सकते थे ना। काय कहता है, मैं नहीं आ सकता था। उस समय के बाद सब लोगों को जैसे केज में बंद कर दिया गया था। जब तक हम लोगों का राजा हमें नहीं मिलता, हम लोग खुद बाहर नहीं आ सकते थे। और वांग जी जैसे ही वापस आया, सब गड़बड़ हो गई है। फैंशिंग फिर कहता है, तुम्हारा मतलब है फिंग हमारा बेटा है? मेरा भाई असल में मेरा बेटा है। काय कहता है, हाँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था तुम तक पहुंचने का। मुझे वो सारी बातें माननी पड़ी जो हमारे महाराज ने कही थी। फैंशिंग कहता है, तुम्हारा महाराज होता कौन है इन सब चीज़ों का फैसला करने वाला? तुमने मुझसे मिलने के लिए हमारे बेटे की जान दांव पर लगा दी। अब वो किस हालत में होगा, कैसा होगा, तुम्हें पता भी है? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बेटे को जलती हुई आग में डाल दिया। काय कहता है, फैंशिंग, तुम्हें भी पता है कि उसने कितना गलत किया है लानवांग जी के साथ। महाराज उससे कितना प्यार करते थे, ये जानने के बावजूद कि वो अपने लाश से इतना प्यार करने लगा है कि वो अपनी जान देने को तैयार है, फिर भी उसे अपने पास रखा। हर एक चीज़ उसकी सही। तुमने नहीं देखा क्या वो कितनी बुरी तरीके से उन्हें टॉर्चर कर रहा था? इसके बावजूद भी वो साथ में थे ना। और आखिर में क्या हुआ? हमारे अपने अच्छे बेटे ने हमारे महाराज को जो इतने रहते थे उन्हें मारने की कोशिश की। उसी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ। अगर वो ये सब कुछ नहीं करता तो ये इतना ज़्यादा सब कुछ क्यों होता? फैंशिंग काय को गले लगा कर कहता है, तुम्हें किसने यकीन दिलाया कि ये सब हमारे बेटे ने किया होगा? तुम्हें नहीं पता, पर हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ जाना है इस दुनिया में आने के बाद। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे एक स्नेक बना, पर जो भी है, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ और मुझे माँ और बाबा ने गोद लिया है, तब से मैंने जाना है कि बिच कितनी बुरी थी। वो लोग कितने अलग अलग तरीके के जादू कर सकती थी और कितने बुरी तरीके से सबको तबाह कर सकती थी। तुम्हें पता है उन लोगों को ख़त्म करना कितना मुश्किल था, पर मेरे माँ बाबा ने उन्हें ख़त्म किया है। बहुत मेहनत से उन लोगों का नाश किया। तो तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि उन लोगों ने कुछ किया होगा? जब वो लोग इतने सारे लोगों का बुरा कर सकते हैं, मेरे बाबा के घर पर यानी ड्रैगन किंगडम में भी उन्होंने कितना कुछ किया, और यहाँ फीनिक्स किंगडम में भी तो दोनों राज्यों के बीच कितने सालों तक लड़ाई चलती रही। एक दूसरे के घर पर तक नहीं जाते थे लोग, एक दूसरे के राज्य में कदम तक नहीं रखते थे ये लोग। और आखिरकार क्या हुआ? सब कुछ एक गलतफहमी थी। अगर ये लोग बैठकर आपस में अच्छे से बात करते तो ये इतनी बात बढ़ती ही नहीं। क्या विंग से बैठकर कभी हमने बात की? काय कहता है, क्या विंग ने हमसे बैठकर कभी बात की? क्या वो हमारे पास आता था? क्या उसने एक बार भी हमसे बात करने की कोशिश की? उसने कभी नहीं किया। ये दूर रहता था वो हम लोगों से। जब भी मैं उसके पास जाता था वो मुझे दूर भगा देता था। तो तुम ही सोचो, अगर उसे वांग जी पसंद नहीं था तो ठीक है, पर तुम्हें लगता है जिस बच्चे को हमने बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने साथ रखा, वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ सकता है कि वो हम लोगों से भी बात नहीं करेगा? काय जो कहता है, हो सकता है कुछ लोग पागल हो जाते हैं, और वो पागल ही हो गया था। मुझे यकीन नहीं होता है कि हमारे बेटे ने ऐसा कुछ किया। काय को फैंशिंग समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें सारी सच्चाई का पता लगाना चाहिए। वो उस रेड जेम को लेकर वहाँ से निकलते हैं, सीधे
वैम्पायर किंगडम के लिए। वहाँ जाकर वो लोग बात करेंगे कि आखिर माजरा क्या है, सब कुछ समझेंगे और समझाएंगे। अब हम देखते हैं वैम्पायर किंगडम का सीन, जहाँ पर फेंशिंग और काय दोनों आए हुए हैं। असल में वो विंग के पुराने माता पिता है, आई मीन फर्स्ट लाइफ के, जिनकी डेथ नहीं हुई थी। वो लोग भी तो इनफर्टिलिटी पे चले गए थे, इमॉर्टलिटी पर, इसलिए उन लोगों की डेथ भी अब तक नहीं हुई थी। वांग जी और सजन की नहीं हुई है उसी तरीके से, और जी ने उस एनर्जी से बर्थ लिया था, तो वो भी नहीं मरी थी, वो भी जिंदा थी। अभी हम लोग वैम्पायर किंगडम में देखते हैं, जहाँ पर वांग जी सामने बैठा हुआ है, उसके सामने काय और फेंशिंग है, दोनों उसे बो करते हैं। विंग फेंशिंग को देखकर उसके पास आकर कहता है का। फेंशिंग विंग को देखकर उसे गले लगाता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना विंग, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। विंग कहता है मैं ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे आए, और इन लोगों ने आपको अंदर कैसे आने दिया, आप ठीक तो है ना अंका। विंग को नहीं पता कि काय और फेंशिंग असल में कौन है, उसे ये नहीं पता, पर उसे वांग जी के बारे में सब कुछ याद है। जी ही शाबाओ है, उसे ये भी पता है, पर और किसी कैरेक्टर के बारे में उसे नहीं मालूम, और वो जानने की इच्छुक भी नहीं है। हाँ, अगर उसके पता चलता था कि उसके माता पिता भी जिंदा है तो वो जानने की इच्छुक होता, पर उसे नहीं पता। फेंशिंग वांग जी को बो करता है। वो करने के बाद वो कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है महाराज। लान वांग जी इनडिफरेंट टोन में बोलता है अच्छा, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, बल्कि वो गार्ड्स को इशारा करता है कि जी और विंग को उठाकर बाहर फेंक दो, और वो ऐसे ही करते हैं। वो उन्हें खींच कर और बाहर फेंक देते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है। अंदर काय और फेंशिंग थे। फेंशिंग और काय फिर एक बार वांग जी को बो करते हैं। फेंशिंग कहता है मैं अपने बेटे को घर ले जाना चाहता हूँ। वांग जी, जिसकी आंखें सीधे ऊपर चली गई थी, इसे याद आ गया सब कुछ, पर कैसे। काय आगे आकर कहता है महाराज ये, ऐसा बोलकर वो उस जेम्स स्टोन को जो उसके पास हमेशा से रहा है उसे आगे करके कहता है ये मैंने पता लगाया है, इसमें हम लोगों का खून मिलाया गया है, आपका, मेरा, फेंशिंग का, विंग का और जी का, इन सब का खून मिलाकर ये स्टोन बना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी, पर पूरी सच्चाई बहुत अलग है, एकदम उलट कर है। जो मुझे पता चला है शायद वो आपको जानना चाहिए। वांग जी अभी भी कुछ नहीं कहता है, बल्कि वो बस देखता रहता है। फेंशिंग आगे आता है। क्या बात है ना, ये स्टोन जो है उनके ब्लड से बना है, तो उन सब की मेमोरीज़ इसमें स्टोर हो चुकी हैं, चाहे वो बाद में बनी हुई मेमोरीज हो इस स्टोन के बनने के बाद या पहले की, सब इसमें है इंक्लूडेड। तो इसलिए फेंशिंग और काय को पता है कि आखिर असल में क्या हुआ था, तो वो दोनों उस पर हाथ रखते हैं और फिर वांग जी के पास आकर कहते हैं अगर आप थोड़ा विश्वास करते हो तो इस पर हाथ रख लीजिए, शायद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वांग जी अपना हाथ आगे तो बढ़ाता है, पर वो फिर से पीछे खींच लेता है। वो नहीं जानना चाहता ये सब कुछ। वो अपने भाई की तरफ देखता है। लान सजन जो खुद आगे आता है और उस स्टोन पर हाथ रख देता है। वो जैसे ही हाथ रखता है ना, वो दो बिजली के झटके खाकर पीछे गिर जाता है। वांग जी भी उन दोनों की तरफ देखता है, क्या ये दोनों उसे मारने के लिए आए हैं। फेंशिंग और काय दोनों घुटनों के बल आकर कहते हैं हमारा इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, पर ऐसा कि हमने कहा इस यंत्र को बस 5 लोग ही छू सकते हैं, बाकी लोग इस चीज़ को नहीं छू सकते। किसी और ने छुआ तो यही होगा जो अभी हुआ था। वो लोग हाथ आगे बढ़ाते हैं। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस पर रख देता है। जैसे ही वो ये करता है, उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और वो किसी अलग दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो खुद वहाँ पर मौजूद था और वो खुद को देख पा रहा था। ये पुराना समय था जहाँ पर वो पहली बार विंग से मिला। उसने विंग को देखा और विंग ने वांग जी को देखा। महल से वो लोग बाहर गए, घूमे फिरे, और फिर बाद में वो कैसे विंग के घर नाव से पहुंचा था। विंग ने उसे देखा, उसे वापस बुलाया, उससे बातें की। उन लोगों ने कितना घूमा फिरा। वांग जी को वो सब कुछ दिख रहा था, उसके बचपन में हुआ वो प्यार, और कैसे उन दोनों की शादी हुई, वो लोग कैसे एक साथ में खुश थे। उसके बाद विंग दिखा उसे। वांग जी को अपने ज़िंदगी की चीज़ें नहीं, बल्कि विंग की ज़िंदगी की चीज़ें दिखाई दे रही थी। कैसे विंग
अचानक से गायब हुआ था, ये भी उसे पता चला कि कौन उसे लेकर गया था। शाओबाओ कैसे उन्हें बिचेस के पास ले गई, उसके ऊपर मैजिक हुआ, वो वापस आया, कैसे उसने पानी में वो सब कुछ मिलाया, सारी चीज़ें वांग जी को एक फ्लैश में दिखाई दे गई थी। फिर कैसे विंग ने वांग जी को टॉर्चर किया, फिर विंग खुद को किस लिए टॉर्चर करता था, किस तरीके से वो शाओबाओ से खुद को मार डालने की भीख मांगता था कि उसे मार डाले शाओबाओ, ताकि वांग जी को वो सज़ा मिलना बंद हो जो कि उसे बिना गलती के मिल रही है, उसे वो टॉर्चर करना बंद करे। और इन द एंड जब शाओबाओ वांग जी को मारने गई थी तब विंग ने कहा था ना कि वांग जी उसे माफ़ कर दे हो सके तो। तब विंग था, विंग ने पहले खुद को मारा, फिर वांग जी को। सारी चीज़ें वांग जी को जब दिखाई थी ना, उसके आँखों से आंसू निकल आए, क्योंकि ये चीज़ उसे नहीं पता थी, ये सच्चाई उसे कभी मालूम ही नहीं थी। दूर दूर तक उसे कुछ नहीं पता था इस बारे में। वांग जी अपना हाथ हटाता है और कहता है, क्या ये सच है? फैंशिंग कहता है, पूरी तरीके से सच है। जितना आपने सहा उतना ही मेरे बेटे ने भी सहा है। अगर आप उसे परेशानी करना चाहते हैं तो उसे मेरे साथ भेज दीजिए। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं उसे अच्छे से रख सकूँ। यहाँ वो बहुत दुखी है और मैं उसे और दुखी नहीं देखना चाहता। वांग जी वहाँ से उठता है। अब उसे किसी और की परवाह नहीं है। अब तक जो इतना टफ बना हुआ था वो उतना टफ नहीं रह पाया। वहाँ से उठकर वो सीधे चलने लगता है। चलते हुए वो विंग को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ विंग, जब उसे उस मेन दरबार से बाहर फेंक दिया गया था सर्वेंट्स के ज़रिए, साथ में जी को फेंका था, तब विंग जी की तरफ घूर कर देखता है। जी कहती है, क्या हुआ है विंग, तुम मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हो? विंग कहता है, मेरी ज़िंदगी तुमने ख़राब की है, सिर्फ़ और सिर्फ तुमने। ऐसा बोलकर विंग अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और जी के गले पर बिल्कुल तान देता है। जी वहाँ से उड़ते हुए निकलती है और विंग उसका पीछा करता है। वो लोग लड़ने लगे थे। जी ने अपनी तलवार निकाली थी ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वो विंग के हाथ से मर ना जाए। और विंग पूरा जोर लगा करके जी के ऊपर हमला कर रहा था। वो भूल चुका था कि जी उसकी बहन है, पूरी तरीके से भूल चुका था। उस समय ड्रैगन किंगडम से और फीनिक्स किंगडम से बाकी लोग भी वहाँ आ गए थे। उन लोगों को फैंशिंग ने कहा था कि अगर वो लोग एक पहर में वापस ना आए तो वो लोग वहाँ पर आकर देख सकते हैं कि आखिर हुआ क्या है। और एक पहर तो बीत चुका था और अब तक कोई नहीं आया था। वहाँ सब लोग आ गए थे। विंग के करंट फैमिली मेम्बर्स सब लोग थे वहाँ पर। ग्रैंडपा, उसके सारे कज़न्स, उसकी ग्रैंड माँ और उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, सब लोग वहाँ पे थे। वो लोग बस देख रहे थे किस तरीके से विंग हमला कर रहा है जी के ऊपर। जो मिस्टर शाह है वो आगे कहते हैं, विंग हमला करना बंद करो तुम। पर विंग कहता है, नहीं माँ, आज तो ये ज़िंदा बचेगी नहीं, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मैं इसे ज़िंदा छोड़ दूँगा तो मुझे चैन नहीं आएगा। जी ही अपने आप को बचा रही थी और विंग उसके ऊपर हमला करते हुए जा रहा था। वहाँ पर भागते हुए फैंशिंग और काय, वो दोनों भी आ गए थे। वो दोनों वहाँ आते हैं और विंग के ऊपर चिल्लाते हैं, विंग लड़ना बंद करो। पर विंग नहीं बंद करता है। वो अभी भी लड़ रहा था और जी को बस मार डालना चाहता था। तभी वांग जी हवा में उड़ता है और विंग को अपने आगोश में भर लेता है। विंग अचानक से किसी चीज़ के वश में आ गया था, जैसे उसकी तलवार हवा में रुक गई थी। विंग कहता है, कौन है ये? विंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वांग जी वहाँ खड़ा हुआ था। वांग जी विंग के वेस्ट को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी तलवार को उसके हाथ से छीन कर नीचे फेंक देता है और उसे बहुत ज़ोर से वो गले लगाता है, क्योंकि वांग जी हमेशा से ये चाहता था कि काश कि जो कुछ हुआ ना वो झूठ होता। काश कि विंग ने वो सारी चीज़ें ना की होती। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी वांग जी विंग से नफ़रत नहीं कर पाया। वो उसे अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखकर खुश तो होता था, लेकिन उसे बुरा भी लगता था। वो बस विंग को अपने सामने रखना चाहता था, उसे एहसास कराना चाहता था कि असल में वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है विंग के लिए। और जब विंग जेलस होता था और तो उसे बहुत अच्छा लगता था कि काश शायद विंग उसे पसंद करता है। विंग को अपनी पुरानी ज़िंदगी याद नहीं है, इसलिए विंग को सिर्फ़ और सिर्फ वांग जी पसंद है। और अब जब उसे सच्चाई पता चली कि पुरानी ज़िंदगी में भी, पिछली ज़िंदगी में भी उसे सिर्फ़ और सिर्फ वांग जी ही पसंद था और कोई नहीं पसंद था, तो वो कैसे खुद को रोक सकता था। विंग के पास आकर वो उसे इतनी बुरी तरीके से जकड़ लेता है कि विंग की हड्डियाँ भी टूटने को हो गई थी, पर विंग इनकार नहीं करता। उसे इस हक की बहुत ज़रूरत है।
बहुत ज़्यादा। वो खुद भी वांग जी को गले लगा कर रखता है और जी जो नीचे गिर चुकी थी, उसके हाथ में चोट आ चुकी थी, वो अपने हाथ को पकड़ के खड़ी थी। मिस्टर शाओ और मिस्टर वांग दोनों उसके पास आते हैं और उसे गले लगाते हुए बोलते हैं, जी तुम ठीक तो हो ना? जी जो अपना सर हाँ में हिलाती है। बाकी लोगों को नहीं पता ना जी ने पहले क्या किया है शाबाब बनकर, तो वो लोग कैसे उससे नफरत कर सकते थे। उसके माता पिता तो वैसे भी नहीं कर सकते। कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे दरबार में वांग जीविंग को अभी भी अपनी गोद में बिठाकर बैठा है और वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसी और की तो हिम्मत ही नहीं है अपना मुंह खोलकर कुछ बोल दे। मिस्टर शाओ, मिस्टर वांग और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स तो बस परेशान है और हैरान है। कल तक ये जो वैम्पायर किंगडम का किंग है ये जीही के पीछे पागल था, और आज ये विंग के पीछे पागल है। ये आखिर चाहता क्या है? जीही जो साइड में खड़ी हुई थी, काय और फेंशिंग दोनों एक दूसरे के साथ खड़े तो थे और वो मुस्कुराते हुए विंग और वांग जी को देख रहे थे। लांस जन को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे चाहिए ही नहीं था कि विंग कभी भी वांग जी की ज़िंदगी में वापस आए। फेई भी वहाँ पर थी, वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी। फाइनली उसके जो बिलव्ड पेरेंट्स हैं वो एक हो चुके हैं। वो दोनों अब अलग नहीं रहे, बिल्कुल मिल चुके हैं। उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद वांग जी विंग की तरफ देखकर ही उसकी आंखों में देखकर पूछता है, विंग मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर बाकी सबके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। जिन लोगों ने वांग जी को देखा था ना कि कितना ज़्यादा वो रूथलेस है और क्या क्या किया है उसने पहले, वो सोचते हुए उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ये वांग जी रियल है या वो वांग जी रियल था। नहीं भाई नहीं, वो नहीं चल सकते। बेचारे मिस्टर शाओ तो बस गिरते गिरते बचे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनके बेटे वी वुशान से द ग्रेट एम्परर लान वांग जी जो वैम्पायर किंगडम का किंग है उसने माफ़ी मांगी। नहीं हो सकता। मिस्टर वांग भी हैरान थे, पर वो ना मिस्टर शाओ को संभालता रहता है कि ये गिर ना जाए। दूसरी तरफ विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे माफ़ी का भी हकदार नहीं हूँ, पर मैं बहुत सेल्फिश हूँ। इस बार मैं बस सेल्फिश बनना चाहता हूँ, मतलब ही हूँ मैं बहुत। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भाग पाया, मैं फिर एक बार वापस आ गया। इतना सब कुछ गलत करने के बाद भी मैं घूम फिर कर तुम्हारी ज़िंदगी में फिर वापस आ गया। लंजा, जब भी मैं कुछ गलत करूँ ना तुम मुझे डांटना मारना, पर ऐसा कुछ मत करना जो तुमने अभी किया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वांग जी विंग को फिर एक बार गले लगा लेता है। विंग रो रहा है और वांग जी को ये नहीं पसंद है। वांग जी विंग की आंखों को साफ़ करता है, उसके आंसू को पोंछता है, उसके फोरहेड पर किस करता है। इस चीज़ से तो मिस्टर शाओ को इतना झटका लगा कि वो बेहोश होकर के मिस्टर वांग की बाहों में गिर गए। जी ही तुरंत चिल्लाती है, मदर। विंग भी सामने देखता है कि मिस्टर शाओ को क्या हुआ। वो तुरंत वांग जी की लैब से उठता है, कहता है, क्या हुआ मदर को? वांग जी जो विंग के साथ में वहाँ गायब होकर के तुरंत अपेयर हो जाता है। बाकी लोग वहाँ से दूर हट गए थे। वांग जी का ऑरा बहुत ख़तरनाक है, अभी भी कोई उसको झेल नहीं पा रहा है। वो लोग घुटनों के बल गिरने को हो रहे हैं, इतना ज़्यादा ऑरा है उसका। पर विंग पर इस चीज़ का असर नहीं हो रहा है। शायद विंग को उसने अलाउ किया है अपने साथ खड़े रहने के लिए। जी भी अपने घुटनों के बल गिर गई थी। वो जितनी बार खड़े होने की कोशिश कर रही थी उतनी बार वो वापस से गिरती जा रही थी, उठ ही नहीं पा रही थी वो। विंग के सामने वांग जी अपना हाथ घुमाता है और मिस्टर शाओ होश में आ जाता है। मिस्टर शाओ सीधे सामने देख रहा था जहाँ पर वो वैम्पायर किंगडम का किंग खड़ा हुआ है। भले वो इस किंग से कम पावरफुल हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन लिटरली वो इसे सबक सिखा सकता है, बुरी तरीके से सबक सिखा सकता है। वो चाहे अपनी जान दे दे लेकिन अपने बेटे को इस इंसान से दूर करके रहेगा। विंग का हाथ पकड़ के मिस्टर शाओ कहता है, विंग तुम अब मेरे साथ वापस चलोगे। तुम्हारी बहन ने यहाँ शादी की है, वो इस जगह पर रहेगी, लेकिन अब तुम नहीं रहोगे। बहुत हो गया, तुम्हें चलना होगा। विंग कहता है, मदर मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो एक तरीके का पॉइज़न दिया गया है। अगर मैं एम्परर से दूर रहा तो मैं मर जाऊँगा। मिस्टर शाओ वांग जी को बहुत बुरी तरीके से घूर कर देख रहा था। उसके हाथ में तो उसकी तलवार आ गई थी। वो सीधे तलवार को सामने करता है। वांग जी अपनी एक उंगली घुमाता है और वो तलवार फिर एक बार हवा में कहीं गायब हो जाती है। साथ ही मिस्टर शाओ जिसका टेम्पर बदल गया अचानक से, वो बहुत ही पोलाइटली कहता है,
मिस्टर वांग, क्या आप मेरे बेटे को यहाँ रखना चाहते हैं? ये देखकर विंग तुरंत वांग जी के सामने आकर कहता है, ऐसा मत करो लंजा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तो ऐसा मत करो। विंग को अभी भी लग रहा था कि वांग जी किसी भी पल बदल जाएगा। वो एक पल के लिए उसके साथ स्वीट हुआ है और दूसरे पल फिर से क्रूल हो जाएगा उसे टॉर्चर करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से विंग ने उसके साथ किया था। विंग की आंखों में फिर एक बार आंसू देखकर वांग जी कहता है, तुम हर बार रोने क्यों लगते हो? मुझे पता है लंजा, तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी माफ़ी चाहता भी नहीं हूँ। तुम्हें मुझे टॉर्चर करना है, तुम कर सकते हो, मेरे परिवार वालों को जाने दो लंजा, प्लीज़। मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करने के लायक भी नहीं हूँ। वांग जी भी विंग को देख रहा था। वो विंग के मुंह को एकदम लॉक कर देता है, सबके सामने अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रखकर, जिस चीज़ से तो मिस्टर लान को भी झटका लगा। तो मिस्टर वांग और मिस्टर लान दोनों एक साथ बेहोश होने को हुए थे। उन दोनों को तो फैंशिक और काय ने पकड़ा था कि ये दोनों गिर ना जाए। वो दोनों सच में बेहोश हो चुके थे क्योंकि उनके बेटे के साथ में इतना भयानक कांड, बाप रे। उनकी बेटी के हस्बैंड ने उसकी दूसरे बेटे को किस किया, वो भी पब्लिकली सबके सामने। वो नहीं झेल सकते ये सदमा। कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर शाह और मिस्टर वांग दोनों बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में तलवार है और उन्होंने उस तलवार को वांग जी के ऊपर पॉइंट किया हुआ है। वांग जी थ्रोन पर बैठा हुआ है, विंग साइड में खड़ा है और जी अपने घुटनों के बल नीचे बैठी हुई है। जी का सर झुका हुआ है। वान वांग जी को ये भी पता चला कि जी को भी उन बिचेस ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था, इसलिए उसने ये किया। शुरुआत में तो जी वॉलंटरी होकर के मतलब अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ कर रही थी, बाद में उसने इनकार किया तो उन लोगों ने जी को भी कंट्रोल किया और बाकी चीज़ें जी से कराई, पर जी इसमें गुनहगार थी। वो जी को अपनी ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकता। इस ज़िंदगी में वो कभी भी माफ़ नहीं करेगा क्योंकि जी की वजह से ही, यानी शाहबाव की वजह से ही विंग को इतना पेन झेलना पड़ा। वांग जी अपने पेन को एक पल के लिए भुला सकता था, पर वो क्यों भुलाए? जी लगती ही क्या है उसकी? कोई नहीं। वो किसी की परवाह नहीं करता सिवाय विंग के। वो किसी को भी अपना नहीं मानता सिवाय विंग के। वो किसी के पास नहीं जाना चाहता, किसी के साथ में नहीं रहना चाहता सिवाय विंग के। वांग जी अपना फैसला सुना देता है कि वो जी को मरा हुआ देखना चाहता है, जिसके लिए विंग अपने घुटनों के बल आकर उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ जी को ज़िंदा छोड़ दे। जी पुरानी ज़िंदगी में जो भी हो, पर इस ज़िंदगी में वो विंग की बहन है और ज़िंदगी के 18 से 19 साल उसने जी के साथ बिताए हैं और वो टाइम, वो समय सिर्फ जी ही उसके साथ थी, उसके बुरे सपनों से लड़ते हुए, उसके शरारतों में साथ देते हुए, उससे बहुत सारी मस्ती करते हुए, उसके अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ निभाते हुए सिर्फ और सिर्फ जी ही थी उसके साथ में और कोई नहीं था उसके पास में। इसलिए वो नहीं कर सकता ये सब कुछ। वो नहीं मरने दे सकता जी को। पुरानी चीज़ें वो भुला चुका है। वो इंसान कोई और था और ये इंसान कोई और है, ऐसा मानते हुए विंग ने तो जी को एक अलग इंसान मान लिया है। वांग जी फिर कहता है कि वो इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। अगर उसे ये नज़र आई तो वो उसे ऑन द स्पॉट मार डालेगा। जी ही तो हैरान थी, पर वो खुश भी है अपने भाई के लिए। चलो एक चीज़ तो ठीक हुई, एक चीज़ बढ़िया हो गई है। भले उससे सब लोग नफ़रत करें, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जिस इंसान को उसने अपने दिल से अपना भाई माना है उसकी ज़िंदगी ठीक रहे, इस चीज़ की कामना वो करती है। कभी कभी होता है हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे काम कर लेते हैं, पर एक टाइम के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमने बहुत गलत किया है और फिर हम सुधरने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें बहुत देर हो जाती है तो कभी कभी हमारे पास समय रहता है सुधरने का। जी के पास समय है सुधरने का और वो टाइम रहते सुधर चुकी है। पहली ज़िंदगी में ना सही, दूसरी में ही सही। सीन शिफ्ट करके देखते हैं हम वांग जी के रूम का सीन, जहाँ पर वांग जी विंग के साथ है। वो दोनों साथ में एक साथ बैठे हुए हैं। वो अजीब लग रहा था क्योंकि कल तक जो इंसान उसे एक आंख भी नहीं भा पा रहा था, वो इंसान आज उसके सामने इतना प्यार से बैठा हुआ है। वांग जी की आंखों में फिर एक बार विंग को वही प्यार नज़र आ रहा था जो सालों पहले उसे नज़र आया करता था। वो नफ़रत जो उसने कुछ दिन पहले उसकी आंखों में देखी थी वो कहीं गायब हो गई थी। वो दर्द भी कहीं ऐसे गायब हो गया था, उसकी जगह एक खुशी ने ले ली थी। विंग को समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। विंग वांग जी से कहता है, लंजा। वांग जी कहता है,
बोलो, तुम अचानक बदल कैसे गए? फिर वांग जी विंग को सारी बात बताता है और विंग कहता है तुम्हें पता चल गया फिर सब कुछ? मुझे तो लगा था इस ज़िंदगी में मैं तुम्हें कभी भी अपनी सच्चाई बता ही नहीं पाऊँगा और मैं तुम्हारे करीब पहुँच ही नहीं पाऊँगा। वांग जी बस विंग को गले लगा लेता है, उसके फोrehead पर किस करता है इस चीज़ का जवाब देते हुए कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, वांग जी विंग को कभी भी दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद हम पूरे 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग अपनी बड़ी सी बैली को लेकर घूम रहा है। विंग एक ड्रैगन है, ऑब्वियसली वो एग ले करेगा, तो उसके लिए उसे 16 मंथ्स का टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी बहुत टाइम लगने वाला है उसे, इसलिए ना वो बस यूं ही इंतज़ार कर रहा था और वो हमेशा हुक्म चलाता रहता है। वांग जी से वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि वांग जी पहले वाला वांग जी नहीं रहा जो हज़ारों साल पहले था, ये बदल चुका है। वो वांग जी बहुत क्यूट स्वीट था, लेकिन ये बहुत सीरियस है और रूड भी है। पर हाँ, वो फिर भी विंग से बहुत प्यार करता है और विंग भी वांग जी से बहुत प्यार करता है। लेकिन वो हुक्म जिस पे चलाता है वो है लांस जन। लांस जन को विंग बिल्कुल नहीं पसंद था, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने भाई की ज़िंदगी फिर एक बार बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे। लेकिन जब विंग प्रेग्नेंट हुआ उसके बाद से लांस जन का रवैया ही बदल गया। तो कहते हैं ना, जज्बात, हालात, सब कुछ एक साथ बदल जाना, वैसा था। सूरज किसी पश्चिम से उगने लगा था, क्योंकि लांस जन विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। लेकिन इन सालों में, इन इतने टाइम में एक बार भी ज़ीही विंग से मिलने नहीं आई। विंग ने भी ज़ीही का चेहरा भी नहीं देखा। शायद यही ज़ीही के लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी कि उसका अपना प्यारा भाई उसका चेहरा भी नहीं देखने वाला। अब काओशिंग और फेंशिंग, काय और फेंशिंग दोनों बड़े खुश थे। अब उनके पास उनका पुराना बेटा भी है और नए रिश्ते भी हैं। सबसे बड़ी बात, फेंशिंग जिसके पास अब अपने माता पिता है और बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। ज़िंदगी अब स्मूथ हो चुकी है, बहुत खूबसूरत हो चुकी है। क्या अभी भी कुछ बाकी था जो पूरा नहीं हुआ था? क्या अभी भी कोई छूट रहा था जिसकी कहानी अभी भी बाकी थी? ऐसा था क्या कोई? तो शायद हाँ और शायद ना। अब वो कौन है ये रहने देते हैं। वैसे सब कुछ सही चलेगा ये तो तय नहीं है। मुसीबतों की रेलियाँ आती रहेंगी बीच में, कभी कभी ऊपर के लिए ज़िंदगी जाएगी तो कभी कभी खड्डे की तरह नीचे गिरती जाएगी। लेकिन उसे एक साथ चलाना यही तो काम है प्यार का। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपको ज़िंदगी में अकेले नहीं लड़ना होता है। आपके पास एक इंसान होता है जिसके कंधे पर आप सर रख करके बस सुकून महसूस करते हो। ना आप उससे कुछ कहते हो, ना वो आपका कुछ सुनेगा, बस सुकून मिलेगा। वो इंसान सिर्फ आपके लिए सुकून बनेगा और ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है। हर किसी के नसीब में ये फीलिंग नहीं होती है, ये चीज़ नहीं होती है। हज़ारों सालों के बाद ही सही वांग जी को वो नसीब मिला। विंग हज़ारों सालों के बाद ही सही, बार बार जन्म लेने के बाद ही सही, पर अपने ट्रू मेट से मिला फाइनली। अब वो कह सकता है, वांग जी कह सकता है विंग से कि माय मेट इज़ ड्रैगन। जो वो कहता था ना कि माय मेट इज़ नॉट ड्रैगन, अब वो कह सकता है इसका उल्टा। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का ये लास्ट एपिसोड? मैंने कुछ चीज़ें हो सकता है मिक्सड अप करती हूँ, कुछ चीज़ें मिस करती हूँ, कुछ चीज़ों को गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया हो, कुछ लोगों के नाम शायद मैंने गलत बोल दिए हो। इस चीज़ के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि इस कहानी को हो चुका है 1 साल में बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है व्यक्ति। और मेरे पास ना टाइम की बहुत कमी है यार, मैं रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं निकाल पा रही थी, तो फिर मैं पूरे FF को सुनती कैसे जाकर। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइज़ जितनी भी आई हुई FF के बीच में उन सब को इग्नोर कर देना, बिकॉज माई फैमिली इज़ सो एब्सर्ड। वो लोग बस शोर मचाते रहते हैं, अभी भी बस चिल्लाए जा रहे हैं, तो उन लोगों को इग्नोर करना और सिर्फ मेरी वॉइस पे फोकस करना। अपने गले की बैंड बजाने के बाद मैं लास्ट एपिसोड लेकर आया हूँ और इन्जॉय करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट FF में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।